दोस्तों ये वीडियो सुनने के लिए एक बार ईयरफोन लगा लेना बस। सर 5 में करा दीजिए अगर हो जाए। 5 तो नहीं मानेंगे यार। हाँ सर, एक बार कप्तान साहब से कह के देखिए आप सर। मैं तो खुद मैं पैर पकड़ लूंगा सर उनका। आप क्या सोच रहे हैं कि मैंने कहा नहीं होगा? सर मैं क्या बताऊं, मैंने अपनी बीवी का सारा जेवर बेच डाला। मैं इस समय इतना परेशान हूं सर कि मैं आपको बता नहीं सकता सर। तो हम दोनों को बचाने के लिए अपर साहब मुझसे नाराज हो गए। कितने लाए हो? मैं सर 5 लाख लाया हूँ, बाकी सर देख लो अगर हो जाए। मैं फिर मुझे थोड़ा सा ना 1 मिनट लूज हैं सर, थोड़े लूज हैं। एक बार हाथ लगवा लेते आप सर, देख लीजिए। सर मैं आपके पैर पकड़ रहा हूँ, मुझे माफी दिलवा दो। मैं इसमें अगर हो जाए तो इसमें करवा दो। मैं बात करता हूँ। दोस्तों इसी वीडियो के वायरल होने के बाद में डिप्टी एसपी विद्या किशोर शर्मा को डिमोशन करके दरोगा बना दिया गया। इतने प्रूफ मिलने के बाद भी मतलब दरोगा बनाया गया। इनका ऐसा नहीं था कि बोरिया बिस्तरा बांध के घर को चलता कर देना चाहिए था, और ये ऐसे एग्जाम्पल सेट होते तो आगे इस तरह की हरकतें नहीं होती सोसाइटी के अंदर में। इसीलिए यूपीएससी के द्वारा एथिक्स का पेपर ऐड किया गया ताकि ऐसी कोई भी हरकतें देखने को मिले तो उसको रोका जा सके। तो ये काफ़ी एक शानदार उदाहरण आप लोग बोल सकते हो उसको, एक करप्शन का एक उन्हें कहते हैं कि हाईएस्ट पॉसिबिलिटी किस तरीके से हो सकती है। तो ये चक्कर आप लोगों के सामने है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं आप लोगों के सामने इसलिए रखी जाती है ताकि फ्यूचर में आप लोगों के साथ में कोई ऐसी दुर्घटना न घटे और आप लोग थोड़ा सतर्क रहो इस तरीके की चीज़ों से और अपना ध्यान रखो। बाकी ये और भी एक्स्ट्रा वीडियो देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप लोगों को डिटेलें मिल जाती हैं कोई भी ऐसी वीडियो होती है तो। ओके, तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। 17 मई है। आगे बढ़ने से पहले ये बताओ किस किस ने अपना टाइम टेबल बना लिया है आज का, कि आज के दिन को ऐसे हम लोग यूटिलाइज करने वाले हैं। बताइएगा जरूर, क्योंकि जब तक नहीं बनाओगे टाइम का पता नहीं चलेगा और शाम तक बैठे हुए फिर रोते हुए नजर आओगे कि आज का दिन फिर ऐसे ही निकल गया यार। जिसको दिक्कत होती है काम करने में वो एसएलवी प्लानर ले लेना। अरे हाँ, एक वीडियो अपलोड की थी कल, अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2023 का पेपर देना या फिर एपीएफसी का पेपर आप लोग देना है ईपीएफओ वाला, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है बजट और इकोनॉमिक सर्वे। अभी यूपीपीसीएस का पेपर आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को करंट अफेयर से देखने को मिलते हैं, तो इस तरीके से आप लोग लेकर चल सकते हैं। एसएलवी प्लानर कौन कौन इस्तेमाल करता है वो ये से लिखेगा, जो नहीं कर रहा है वो नो लिखेगा, और जो नहीं कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या टाइम ढंग से यूटिलाइज कर रहे हैं, अगर हाँ तो लगे रहिए, अगर ना तो इसको यूज करके देखिए, मजा आएगा। टाइम को मैनेज कर पाओगे बहुत अच्छे से, मतलब टाइम को नहीं अपने आप को मैनेज कर पाओगे टाइम के हिसाब से। टाइम तो उतना ही रहने वाला है 24 घंटे, ठीक है। बैलेंस डाइट बोलते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई सारे आर्टिकल सुनकर आप लोग के चक्षु खुलेंगे। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आर्टिकल डिस्कस करूंगा, हेल्थ के बारे में आर्टिकल डिस्कस करूंगा, डिफेंस के बारे में डिस्कस करूंगा, और भी कई सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक टेस्ट सीरीज पूरी कवर हो जाएगी, ठीक है। तो इससे अच्छे से आप लोगों को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना है। बाकी इससे पहले कि आप लोग वीडियो के अंदर में डूब जाओ, खो जाओ, तो अपना फीडबैक जरूर दिया करो, ठीक है। लाइक या डिसलाइक कर कर बताना, 1 सेकंड लगेगी, इससे चीज़ों का पता चलता रहता है कि आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है कि नहीं। बोला जा रहा है कि जो भी आप लोग करते हो ना, आप लोगों ने मान लीजिए आप लोगों को लग रहा है 100% इसके अंदर में दे दिया है, उसके बाद भी उसमें इंप्रूव करने का चांसेस बन जाता है। यानी कि आप लोग हमेशा अपनी क्रिएटिविटी ढूंढते रहो, एक से एक क्रिएटिविटी दुनिया में पड़ी हुई है, आप लोग उसको कैसे फोकस कर सकते हो, ये आप लोगों की ड्यूटी है। तो जितना अच्छे से चीज़ों को आप लोग फोकस देकर चलोगे उतनी शानदार तरीके से परफॉर्मेंस निकलती हुई नजर आएगी। तो हमेशा अपना नया वर्जन निकालने की कोशिश करो जिंदगी में, यही सबसे बेस्ट तरीका है चीज़ों को लेकर आगे बढ़ने का, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो तो पूछ लिया करो और बाकी अच्छे से एंजॉय करो। बाकी डेली शाम को 5 बजे जरूर मिला करो एप्लीकेशन के ऊपर, जहां पर आप लोगों को डेली क्विज होता है, उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट किया करो। बहुत सारे बच्चे रेगुलर आंसर देते हैं, तो आप लोगों का यहाँ भी एक क्विज हो जाता है, इसके अंदर भी एक क्विज वहाँ हो जाता है, और फिर वीक में टेस्ट। तो इसी तरीके से करंट अफेयर बिल्कुल मुट्ठी में होगा, और किसी भी एग्जाम में वो मैक्सिमम पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलता है, तो उसको छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। दोस्तों कुछ प्यारी प्यारी न्यूज़ देखेंगे पहले छोटी छोटी, उसके बाद में फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे, और टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ही शानदार आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, मजा आएगा। डिफेंस के ऊपर एक आर्टिकल होगा, उसको सुनकर मजा आएगा, और हेल्थ के ऊपर मतलब इंजॉय करोगे। ऐसे आर्टिकल हैं पर टकटकी लगाकर सुनना ताकि क्वेश्चन के आंसर आप लोग दे सको। यहाँ पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है ट्विटर के बारे में। ट्विटर जो है वो खरीदा गया इलोन मस्क के द्वारा, और इलोन मस्क साहब के द्वारा ट्विटर खरीद कर यहाँ पर बेसिकली पूरी दुनिया में खलबली मचा दी, क्योंकि $46 बिलियन की डील थी ये। तो ये दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की कैटेगरी में आते हैं और सरफिरे काम करने की वजह से जाने जाते हैं। अभी यहाँ पर इनके द्वारा जो अभी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, जिनका नाम भी आप लोगों से पूछा जा सकता है पर्सन इन न्यूज़ में, जिनका नाम याद रखना, नाम है इनका लिंडा याक्रिनो, ठीक है। तो लिंडा याक्रिनो जो है वो ट्विटर की नई सीईओ अपॉइंट कर दी गई है। अब तक ये जो पोस्ट थी ये इनके पास खुद थी, पर लेकिन ये कह रहे हैं कि अब अपना दूसरे काम पर फोकस करेंगे,
ये काम इनको दिया जाएगा। इनका पूरा काम क्या रहेगा, बिजनेस ऑपरेशन को जो है ये बेसिकली हैंडल करने वाली हैं जैसे ये रोल लेंगी। यानी कि लिंडा जो है यहाँ पर ये फॉर्मर चेयरमैन है ग्लोबल एडवर्टीजमेंट एंड पार्टनरशिप जो कि एनबीसी यूनिवर्सल। अब यहाँ पर ये ट्विटर के लिए 2.0 या फिर 2.0 एडवांस जो बिजनेस स्ट्रेटजी बनाती है यहाँ पर नजर आएंगी। अभी आप लोगों ने देखा होगा ट्विटर जो है वो बहुत सारे रीज़न की वजह से यहाँ पर क्रिटिसाइज भी होता हुआ नजर आ रहा था। ट्विटर में जो ब्लू टिक है वो इनके द्वारा हटा दिया गया है, उसको ओनली वही इंसान रख सकता है जो उसके लिए पे करे, ठीक है। पर लेकिन उसको नॉर्मली क्या कर दिया गया है, सबसे जो खतरनाक चीज़ देखने को मिल रही है, अब मान लीजिए कोई भी किसी भी तरीका इंसान जो है वो पैसे देकर उसको खरीद लेगा और फिर अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल करेगा। पहले क्या था, उससे ऑथेंटिसिटी देखी जाती थी, ठीक है। जैसे यूट्यूब के ऊपर आते हैं, जैसे सब्सक्राइब बटन है उसके पास में आप लोग देखोगे एक टिक लगा रहता है, तो इसका मतलब क्या ये ऑथेंटिक है, वेरीफाई किया गया यहाँ पर। तो वेरीफाई तो करेंगे हालांकि पर लेकिन अब कोई भी उसको पैसे के बेस पर ले सकता है क्योंकि इसके अंदर फैसिलिटी कई सारी है। जैसे कि आप लोगों ने कोई ट्वीट कर दिया उसको एडिट कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। नॉर्मल ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है और भी बहुत सारी फैसिलिटी है। तो जो ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं वो यूज़ करते हैं काफ़ी अच्छे से, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सर ट्विटर का अकाउंट जो है फिर से 2 दिन से आप पोस्ट करने लगे हो, क्या बात है, सो कर जगते हो क्या? यार देखो टाइम मिलता है तो कर लेता हूँ, वरना तो चल ही रही हैं चीज़ें, ठीक है। एक इसी तरीके से आप लोग इंस्टाग्राम पे देखते हैं, मतलब मुझे ना सोशल मीडिया से ज़्यादा अच्छा जो लगता है ना वो आप लोग इससे वहाँ पर भी इसलिए आता हूँ, कई बार कमेंट पढ़ लिया आप लोग, ठीक है, क्या चल रहा है कुछ अगर कोई बातें हैं तो नॉर्मली उस तरीके से यूज़ करता हूँ। मैं इतना ज़्यादा वो नहीं हूँ कि इनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाला इंसान हूँ मैं, ठीक है। कभी कभी कोई ठीक है कुछ लगा मन कुछ पोस्ट कर दिया, पर हाँ कोशिश करूँगा ट्विटर पर कहीं ना कहीं जो मोटिवेशनल कोटेशन है या फिर कुछ भी गाइडेंस की जो चीज़ें वो पोस्ट करता रहूँ ताकि कई सारे बच्चे वहाँ पर कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो इसको कोशिश करेंगे यार, क्योंकि मैं बीच बीच में उसको छोड़ देता हूँ, ठीक है, क्योंकि और चीज़ें बेसिकली यहाँ पर ना एक तरीके से टाइम नहीं मिल पाता है कई बार इस तरीके से। तो ये चीज़ें हैं। तो आप लोग बेसिकली सोशल मीडिया हैंडल से मैं तो यार यही बोलूँगा कि थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखो, खासकर जैसे कि इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम से तो आप लोग अभी दूर रहो। इंस्टाग्राम पे जो रील वगैरह चलती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से लेकर चलनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर, पढ़ाई के टाइम पर इनसे जितना डिस्टेंस बनाकर रखोगे उतना ही अच्छा है। आप लोग बोलोगे कि सर यूट्यूब से भी दूर रहना चाहिए, रहना तो चाहिए, पर लेकिन आप लोग अपने हिसाब से चीज़ों को डिसाइड कर सकते हो, यानी कि वही चीज़ ओपन करनी है जो आप लोग के एग्जाम के लिए अच्छी हैं, वरना जो बुरी है उनको ओपन ही मत करो। तो आप लोग अपने ऊपर डिपेंडेंट रहकर भी इस तरीके की चीज़ें कर सकते हो, मतलब अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि हम लोग ये काम कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कल मान लीजिए इंस्टाग्राम चलाया, ठीक है, तो वहाँ पर मैंने पिक्चर पोस्ट की, पिक्चर पोस्ट करके मैं वहाँ से हट गया, ठीक है। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया उस पर, मतलब लगभग ऐसे ही 10-15 मिनट मैक्सिमम वहाँ पर जो दिए होंगे वहाँ पर, तो इतना काम रहता है, ठीक है। उसके बाद में जब बीच बीच में कभी टाइम मिलता है तो आप लोग ये मैसेज वगैरह देख लिया जाता है, उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है कई बार जितना टाइम लगता है। तो ये है बेसिकली, तो आप लोग उतना ही इस्तेमाल करो जितना ज़रूरी है और उसके लिए टाइम ड्यूरेशन रखो कि हाँ इस तरीके से जब टाइम मिलेगा तो उसको इस्तेमाल करना है। आप लोग उसको मैनेज कर सकते हैं अपने हिसाब से, यानी कि मोबाइल या फिर सोशल मीडिया आप लोग हैंडल कर रहे हैं, आप लोगों को उसको हैंडल करना है। जब तक आप लोग ये चीज़ें नहीं सीखोगे तब तक आप लोग दिक्कत में रहोगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन सकती है आप लोगों के लिए, इंटरनेशनल बिजनेस जो मशीन कॉर्पोरेशन IBM और इसी के साथ में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा ने मिलकर जियो स्पेशल फाउंडेशन मॉडल के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ये एक ऐसा सिस्टम देखने को मिलेगा जो कि लोकेट करने में चीज़ों को हेल्प करेगा, जैसे एग्रीकल्चर हो गया या फिर और भी कोई एक तरीके से जियोग्राफिकल डायमेंशन हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उनका एनालिसिस करने में हेल्प करेगा यहाँ पर, ठीक है। कहीं पर कोई आग लग गई, एक तरह जंगल में आग लग जाती है कई बार, उसकी इमेज, कोई फायर, कहीं पर कोई दिक्कत देखने को मिल रही है, उनका इंटरप्रिटेशन, तो ये काफ़ी अच्छा एक सिस्टम होने वाला है जो कि याद रखिएगा नासा और IBM मिलकर इसको बेसिकली लेकर चल रहे हैं प्रोजेक्ट को। इंडिया और यूए की यहाँ पर अभी ट्रेड और जो टेक्नोलॉजी काउंसिल के बारे में बात की जा रही है, तो ITC, तो ब्रसेल्स के अंदर में यहाँ पर ये रिसेंटली अभी कंक्लूड हुई। इसमें हमारे देश के कई सारे मिनिस्टर पार्टिसिपेट किए, जैसे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल, फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब, IT मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर, तो इनके द्वारा इसको अटेंड किया गया। दूसरी साइड से यहाँ पर वोल्दिस डम्बारस्विस, इसी के साथ में मार्गेट वेस्ट्रिगर, ठीक है, तो इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। कोऑपरेट करेंगे कैसे, स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी के फील्ड में, क्लीन एनर्जी के फील्ड में, डेटा कनेक्टिविटी के फील्ड में और ट्रेड इन्वेस्टमेंट के फील्ड में, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के अंदर में एंट्री करने का मतलब है कि एक साथ में 27 देशों के साथ में काम कर लेना, ठीक है। जब यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन का एग्जिट हुआ उसको हम लोगों ने ब्रेग्जिट बोला, ठीक है। उससे पहले 28 मेंबर हुआ करते थे, अब वहाँ पर 27 मेंबर यहाँ पर रह गए हैं। आप लोगों को ये बताना है इनमें से एक करेंसी है जिसको बोलते हैं यूरो, ये इसका सिंबल है, जैसे डॉलर का ये है, हमारी
हमारी रुपये का आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, ठीक है। ये डॉलर का हो गया, ये सिंबल है यूरो का। कितनी कंट्री ऐसी हैं जो यूरो इस्तेमाल करती हैं, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। हमारे देश के अंदर में एक टाइम ऐसा था कि हॉकी का गेम सबसे ज़्यादा फेमस था। आप लोगों को पता है ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहते थे। ये माना जाता है कि इतनी शानदार प्रैक्टिस वो करते थे कि उनकी हॉकी तोड़कर देख ली जाती थी कि इसके अंदर चुंबक तो नहीं लगी हुई है, कैसे आखिर बॉल को चिपका लेते हैं। पर लेकिन जब इंसान इतने हाई लेवल पर जाकर प्रैक्टिस करे कि लोग उसको जादूगर बोलने लगे, तो वो उसमें अपना 100% इन्वेस्ट करता है। जैसे ही यहाँ पर सचिन तेंदुलकर साहब को क्रिकेट का भगवान बोलते हैं, तो कुछ रीज़न होगा उस इंसान ने अपना 100% उस चीज़ के पीछे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग बात करें तो अब भी अगर 100% की चीज़ के पीछे दोगे ना, रिजल्ट आएगा शानदार यार। 13th हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2023 में हरियाणा जो है यहाँ पर जीत कर आया। हरियाणा को विनर डिक्लेयर कर दिया गया है। इसमें याद रखिएगा झारखंड और उत्तर प्रदेश दूसरे और तीसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिले, और ये बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा में देखने को मिला, ठीक है। तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भी याद रखिएगा। बिरसा मुंडा जी के बारे में किस किस को पता है बताइए, पढ़िएगा उनके बारे में जाकर 2-3 बार डिस्कस किया, हिस्ट्री में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। टूर्नामेंट में आप लोगों को देखने को मिलेगा 11 दिन तक चला, 28 टीमों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया और फिर यहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ी। तो ये एक 13th हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप थी, जिसमें हरियाणा पहले नंबर पर, झारखंड दूसरे पर और उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर रहा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। स्टेट पीसेस की अगर तैयारी करते हैं तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन एक छोटा सा आप लोगों का बन सकता है, ओके। क्विज अटेम्प्ट कैसे करना है, क्विज यहाँ पर प्रैक्टिस क्विज में जाकर अटेम्प्ट करना। कई सारे बच्चे बार बार पूछते हैं सर कहाँ पर है, प्रैक्टिस क्विज लिखा तो है यार यहाँ पर। जो भी लेक्चर की पीडीएफ रहती है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ से जाकर आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और सीडीएस का एग्जाम जो बेसिकली फॉर्म है वो आज आ जाएगा, सीडीएस और इंडिया का, उसको फॉर्म को टाइम से भर लेना। और यूपीएससी के प्रीलिम्स के एडमिट कार्ड भी आप लोग के रिलीज कर दिए गए हैं, उनको भी डाउनलोड कर लेना, ताकि चीज़ों को टाइम से कर लो तो अच्छा रहेगा। अपना सेंटर वगैरह एक बार देख लेना ताकि प्रॉब्लम ना रहे उस टाइम पर, ठीक है। तो ये जरूरी है, क्योंकि टाइम से अगर दिक्कत हो जाएगी तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो टाइम से अपना काम निपटा लेने चाहिए सारे, ठीक है। क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी सीडीएस की, ये 22 जो है बेसिकली मई से स्टार्ट आप लोग की होने वाली है। कुछ टीचरों ने अपने डेमो डाल दिए हैं, सारे टीचरों ने लगभग, मैंने भी अपना डेमो डाला है, जो आप लोग देखते हैं। अगर तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है तो उसको लेकर आप लोग थोड़ी चीज़ देख सकते हैं। बाकी पीडीएफ यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो ये है कुछ बातें। इसी के साथ में यहाँ पर ये प्रैक्टिस क्विज जरूर अटेम्प्ट किया करो, और कोई डाउट हो तो हेल्प चैट है आप लोगों के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन के ऊपर। दोस्तों इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, और इस पर्टिकुलर टॉपिक को पीआईबी से उठाया गया यहाँ पर। और यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है आत्मनिर्भर, ठीक है। तो आत्मनिर्भर भारत। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आत्मनिर्भर के बारे में कई सारे आर्टिकल्स के अंदर में डिस्कस करता रहता हूँ बीच बीच में। तो एक बच्चा कह रहा है सर आत्मनिर्भर का मतलब ये होता है ना कि हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और घर वालों से पैसे ना मांगे। जी हाँ, यहाँ पर आत्मनिर्भर के आगे भारत लगा हुआ है, आप लोग अपना नाम भी लिख सकते हैं। हम लोग अपने डिफेंस में आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है आप लोगों को मैं एक बार को बताता हूँ, पहले टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं, फिर आप लोग चीज़ों को समझ पाओगे। जीएस पेपर 3 में ये डिफेंस टेक्नोलॉजी के साथ में आप लोग यहाँ पर इस आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता हूँ, जैसे कि आज की डेट में हम लोग अपने डिफेंस इक्विपमेंट के ऊपर रसिया के ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंडेंट हैं। रसिया से हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं, ठीक है। जो भी हम लोग सिस्टम खरीद कर लेकर आते हैं, हम लोगों ने वहाँ से कुछ एक तरीके से जहाज़ खरीदा, कोई लड़ाका या फिर कोई और ऐसा सिस्टम खरीदा जो कि हम लोग को वेपन बेसिकली लड़ाई में इस्तेमाल करना है। सोचो रसिया और पाकिस्तान जो है वही सेम के सेम पावरफुल जो वेपन है वो यहाँ पर रसिया और जो बेसिकली यूएसए हैं वो पाकिस्तान को भी बेच दें। तो यहाँ पर सोचो सेम सिस्टम जो है दोनों कंट्री के पास में हो गया। अब जब एक दूसरे के साथ में लड़ेंगे तो यहाँ पर कोई एज नहीं रहेगी हमारे पास में कि हाँ हम जो है यहाँ पर इस एरिया में इनसे ताकतवर हैं। पाकिस्तान के पास में पैसा कहाँ से आएगा आप लोग बोलो, चाइना पैसा दे देगा कि लो भाई पैसा तुम खरीद लो। आज के दिन में सबसे खतरनाक चीज़ पता है क्या है, हम लोग रसिया से बहुत लार्ज स्केल पर अपने वेपन खरीदते हैं, ठीक है। इससे यूएसए जो है उसको बुरा नहीं लगता है, उससे यूएसए जो है उसको अलग तरीके से लेके चलता है। इवन S-400 सिस्टम हम लोगों ने जब यहाँ पर रसिया से खरीदा, उसने अपने दोस्त जैसे कि तुर्की इस तरीके कंट्री पर उसने क्या लगा सैंक्शन लगा दिए, ठीक है, कि यहाँ पर तुम उससे ये नहीं खरीद सकते बेसिकली इंडिया से, सॉरी जो रसिया से। पर लेकिन हमारे ऊपर सैंक्शन नहीं लगाए, क्यों? क्योंकि यूएसए को ये पता है एट द एंड ऑफ द डे इंडिया को अगर कोई भी सिस्टम का इस्तेमाल करना होगा वो चाइना के खिलाफ करेगा। तो इनडायरेक्ट वे में चाइना उनका दुश्मन है
और एक तरीके से चाइना जो है वो टैकल हो रहा है इंडिया के थ्रू। तो इंडिया के पास में जितनी पावरफुल टेक्नोलॉजी या फिर कोई एक ऐसे इक्विपमेंट आते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकल कर आता है कि चाइना को टैकल करने के लिए इंडिया उसका इस्तेमाल करेगा इनडायरेक्ट वे में, कि यूएसए को टैकल करने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है। इसलिए कभी भी, जैसे चाइना ने अभी अरुणाचल प्रदेश के कई सारे रीजन के नाम चेंज कर दिए, तो यूएसए से पूछा नहीं किसी ने, वो निकल कर आ रहा है अपने आप ही, कह रहा है कि ये सारे पोर्शन इंडिया के हैं और चाइना को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, हम इंडिया के साथ खड़े हैं। हमने पूछा तेरे से तो हमारे साथ खड़ा है। इसको इनडायरेक्ट वे में फायदा दिख रहा है। यूएसए एक ऐसा देश है जो अपने फायदे के बिना कहीं पर नहीं जाता, ठीक है। म्यांमार में दुनिया भर के लोगों की जान चली गई तो वहाँ पर नहीं बोलता ये। अफगानिस्तान में यहाँ पर अपने फायदे नहीं दिखा इसको तो छोड़कर भाग गया बीच में, आप लोग देख लो, संभाल लो भाई साहब तुम अपने आप, ठीक है। जहाँ जहाँ भी इसने हाथ डाला है यूएसए ने आज के डेट में, वहाँ पर शांति नहीं है, ये वहाँ पर हमेशा लड़ाई बढ़ती हुई आप लोगों को नजर आएगी। रसिया और यूक्रेन की लड़ाई ले लो, अगर यूएसए को बीच में से हटा दो ना, अब तक वो लड़ाई कब की जो है बंद हो चुकी होती, पर उसकी वजह से इनका डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी लार्ज स्केल पर बढ़ चुका है। फायदा क्या होता है? फायदा इसका ये होता है, अगर आप लोगों को समझो, एक इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे आज की डेट में आप लोग कुछ मतलब कहीं पर कुछ सामान खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो पहले आप लोग उसको इस्तेमाल करके देखते हैं। जैसे गाड़ी भी आप लोग लेने जा रहे हैं तो आप लोग देखेंगे यार अच्छा गाड़ी को एक बार देखते हैं, ड्राइव करके देख लेते हैं, ठीक है। मोबाइल अगर लेने जा रहे हैं किसी के पास में है तो उसको यूज़ करके देखेंगे, या फिर वहाँ पर जो डमी रखे रहते हैं उनको यूज़ करके देखते हैं। इवन जैसे अभी यहाँ पर कई सारे बच्चे, जैसे अभी अगर एप्लीकेशन के ऊपर बात करूँ तो कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर डेमो लेक्चर प्रोवाइड करा दो, ठीक है, डेमो लेक्चर प्रोवाइड करा दो सर, हम देख तो ले कि टीचर पढ़ा कैसे रहे हैं, ठीक है, तो उसके बेस पर हम लोग जो है चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। तो फिर यहाँ पर डेमो लेक्चर प्रोवाइड कराए जाते हैं, बच्चे उसको देखते हैं, अच्छा टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, फिर वो आगे जाकर कोर्स का इनरोल करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से उनको सेटिस्फेक्शन होता है कि अच्छा ये चीज़ें हैं और इसको लेकर आगे चला जा सकता है। इसी तरीके से इंडिया जो है बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा आज के डेट में वेपन खरीद रहा है, और चाइना के पास भी दुनिया भर के वेपन है, पर लेकिन सबसे ज़्यादा जो वेपन जो है आज के डेट में बनाने में तो चाइना भी काफ़ी आगे आ रहा है, पर लेकिन यूएसए जो है उसके वेपन जो है वो दुनिया खरीदती है और रशिया के वेपन दुनिया खरीदती है। आखिर क्यों? क्योंकि यूएसए और जो बेसिकली जो यूएसए और इसी के साथ में जो रसिया है वो अपना डेमो दिखाते रहते हैं हमेशा। जैसे रसिया और यूक्रेन वॉर में रसिया ने अपने सारे वेपन का डेमो दिखा डाला, तो अगर कल को कोई यहाँ पर वेपन खरीदेगा तो आसानी से रसिया के ऊपर ट्रस्ट करेगा क्योंकि उसने डेमो दिखा रखा है उसका, ठीक है। यूएसए जो है वो अपना डेमो दिखाते ही रहता है अपने वेपन का, तो यहाँ पर दुनिया में ये चाहते हैं जगह जगह लड़ाई होती रहे क्योंकि इससे इनकी मार्केट बनती है और ये अपना डेमो दिखाते रहते हैं यहाँ पर, ये आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। यानी कि डेमो से लोग जो हैं उसके ऊपर ट्रस्ट करने लगते हैं, अच्छा इनका वो वाला वेपन है। और अगर जिसकी साइड जीत जाए, मान लीजिए रसिया यहाँ पर जीत गया, तो रसिया का और ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर सिस्टम देखने को मिलेगा कि रसिया के वेपन ज़्यादा ताकतवर हैं, यूएसए ने भी वेपन दिए, यूके ने भी वेपन दिए, पर रसिया के वेपन के सामने यहाँ पर टिक नहीं पाए। तो यहाँ से रसिया की पॉजिटिव मार्केट निकल कर आएगी डिफेंस के मामले में जब आप लोग बातें करते हो। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि डेमो यहाँ पर इसलिए दिखाया जाता है कि लोगों का ट्रस्ट बना रहे। इसलिए कल को चलकर अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक कर दे, क्योंकि चाइना के पास ही बहुत सारे वेपन है पर उससे कोई खरीदा नहीं है क्योंकि उसको इस्तेमाल करने का कभी मौका नहीं मिला, तो चाइना कल को अगर ताइवान पर अटैक कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए। ऐसा भी हो सकता है इंडिया पाक ऑक्युपाइड एरिया को अपने कंट्रोल में करने के लिए उसके ऊपर अटैक कर दे। तो बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं अपनी चीज़ों को आगे लेकर चलने के। समझ में आ गई सारी बातें? तो ये इंटरेस्टिंग है। अभी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आप लोगों से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं जो आप लोग समझ सकते हैं। हम लोग काफ़ी सिग्निफिकेंस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं सेल्फ रिलायंस, क्योंकि डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर आत्मनिर्भर होना जरूरी है और रिड्यूस करना पड़ेगा जो भी बाहर से हम लोग इंपोर्ट करते हुए सामान लेकर आ रहे हैं। इंडिया में जो डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो रिसीव करता है अप्रूवल, उसके द्वारा अभी 4th पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट यहाँ पर अप्रूव की गई। मतलब क्या होता है थोड़ा समझते हैं यहाँ पर। पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट का मतलब होता है कि इसेंशियल जो भी आइटम्स हैं आर्म फोर्स में, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स में जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो ओनली डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होने चाहिए, यानी कि हम लोग अपने आप बनाए उसको। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर आप लोग अगर खाना बनाने बैठेंगे, आप लोगों ने रोटी बनाई, आप लोगों ने सब्जी बनाई, भले ही वो जल जाए रोटी, भले ही सब्जी में नमक मिर्च मसाला ढंग से ना हो, पर टेस्टी बड़ी लगती है। क्यों? क्योंकि अपने हाथों से बना रखी है, ठीक है। तो अपना अपना ही होता है यार, ये आप लोग ध्यान रखना। तो इंडियन नेवी, एयरफोर्स, आर्मी सबके बारे में बात करो तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग अगर होगी तो हम लोग किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, ठीक है। तो हमारे ही देश के जो प्राइवेट सेक्टर है या फिर जो डिफेंस पीएसयू है हमारे ही देश के, जैसे डीआरडीओ वगैरह हो गया, एचएएल हो गया,
उन्हीं के थ्रू हम लोग अपना जो काम पूरा करें, उन्हीं के थ्रू हम लोग अपना जो है एक तरीके से इनोवेशन लेकर आएँ, अपना रिड्यूस करें डिपेंडेंसी जो आर्म्स होते हैं, प्रमोट करें इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस इक्विपमेंट। इसलिए हम लोग जगह जगह डिफेंस कॉरिडोर के बारे में बात सुनी आप लोगों ने, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के अंदर में डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं। हम लोग अपना डिफेंस इक्विपमेंट आज की डेट में अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों को, जैसे फिलीपीन के बारे में बात की थी, ब्रह्मोस के बारे में, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। यानी कि हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, मेक इन इंडिया इनोवेशन को लेकर आ रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में जो एक तरीके से हमारा देश जो है वो दूसरे के ऊपर तो डिपेंडेंट रहे ना, और इसी के साथ में हम लोग क्या करें, अपनी खुद की जो है बेसिकली एक्सपोर्ट फैसिलिटी रखें। अभी यहाँ पर सिपरी की रिपोर्ट के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, आप लोग को यकीन नहीं होगा, दुनिया में सबसे ज़्यादा वेपन खरीदने की लिस्ट में जो है हम लोग आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे। तो हम लोग को देखना है कि डिफेंस एक्वाइजिशन में कैसे हम लोग को काम करना है। तो डिफेंस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डैप लिखा हुआ है। डैप क्या होता है, बेसिकली DAP, इसको बोलते हैं डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। आप लोग याद रखिएगा, हमारी कंट्री के अंदर में डिफेंस एक्वाइजिशन काउंसिल होती है, वो यहाँ पर एक तरीके से चीज़ें प्रस्तुत करती है, कैसे कैसे हम लोग कितना कहाँ से खरीद सकते हैं, और उसको कौन हेड करता है ये आप लोगों को बताना है। तो गवर्नमेंट जो फंडिंग करती है और इंडस्ट्री फंडिंग करेगी, अपने ही देश में हम लोग सामान बना पाएंगे, तो बाहर वाली कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी खत्म होगी, तो इससे हम लोग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आएंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से कई तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। बात की जा रही है फोर्थ पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट के बारे में, यानी कि चौथी बार यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि हम लोग कोई ऐसी लिस्ट जारी कर रहे हैं जिसमें हम लोग चीज़ों को इंडिजनाइजेशन यानी कि अपने आप बनाने की बात कर रहे हैं। इसको बोलते हैं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची, हिंदी में अगर आप लोग इसके बारे में बात करें तो सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, इससे पहले ये काम ऑलरेडी 2021 में हम लोग कर चुके हैं, इससे पहले काम 2022 में मार्च में कर चुके हैं, अगस्त 2022 में कर चुके हैं, और अभी फिर से हम लोग ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि ढंग से चीज़ें हम लोग को समझ में आना स्टार्ट हो गई थी कोविड-19 के टाइम पर, कि दूसरे देशों के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहना सही नहीं है। 310 के करीब आइटम जो हैं सक्सेसफुली इंडिजनाइजेशन किए जा चुके हैं अब तक। 262 जो हैं वो आप लोगों को फर्स्ट जो PIL यानी कि पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट थी, 11 आइटम सेकंड में, और 37 आइटम जो थे वो PIL आप लोगों को जो बेसिकली थर्ड थी उसमें देखने को मिले थे। इसमें भी आप लोगों को दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक तो होता है इंडिजनाइजेशन, ठीक है, और दूसरा आता है इन हाउस डेवलपमेंट। मतलब क्या है इसका मतलब है कि अपने ही देश में बनाना, ठीक है, और इसी के साथ में यहाँ पर खुद डिफेंस PSU के द्वारा बनाना। तो दो तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है। अपने ही देश में बनाना तो मतलब डिफेंस वाले बना सकते हैं और प्राइवेट वाले बना सकते हैं, पर लेकिन इन हाउस डेवलपमेंट ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कि आप लोग अपने घर पर ही बैठकर कोई सारे काम करें, बाहर से कोई सर्विस न लें, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। प्रोक्योरमेंट और इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन, यानी कि एक तो होता है बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं, दूसरा है अपने ही देश के प्राइवेट इंडस्ट्री से हम लोग खरीदना स्टार्ट कर दें। तो जो डिफेंस PSUs होते हैं वो प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, लिस्टेड जो फोर्थ PIL है यहाँ पर, तो फैसिलिटेट कर रहे हैं एक तरीके से सृजन पोर्टल डैशबोर्ड, जिससे कि स्पेसिफिकली ये इसी पर्पज के लिए बनाया जा रहा है ताकि ढंग से चीज़ों का पार्टिसिपेशन देखने को मिले, अपने ही देश में देखने को मिले इंडिजनाइजेशन, कई जगह इन हाउस भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और अपनी ही इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इससे फ़ायदे सारे हो जाते हैं, अपने ही देश के ऊपर अपनी ही सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, ठीक है। अभी बात करें स्टेटस क्या है इंडिजनाइजेशन ऑफ द डिफेंस सेक्टर इन इंडिया। हम लोग अपने तो ऊपर डिपेंडेंट रहने की कोशिश कर ही रहे हैं, इसी के साथ में दूसरों को हम लोग बेच भी रहे हैं, जैसा मैंने अभी कुछ उदाहरण भी आप लोगों को दिए थे। तो यहाँ पर बात की जा रही है इंडिया का जो आम इंपोर्ट है वो 11% जो है वो गिर गया है 2013 से लेकर 17 तक, और 2018 से लेकर 22 तक का। हम वर्ल्ड में टॉप इंपोर्टर हैं हालांकि, पर लेकिन कुछ गिरा है, ये अच्छी बात है। खुद सिप्री की रिपोर्ट के द्वारा ये बात बताई गई है। सिप्री की फुल फॉर्म क्या बताइए जरा, उसने ये बातें हमारे सामने रखी है, ठीक है। करंट एस्टिमेट्स अगर बात करें यहाँ पर डिफेंसिव जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 130 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर देखने को मिल रहा है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया 25 बिलियन यानी कि 1.75 लाख करोड़ जो है टर्नओवर गोल जो है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का है अगले 5 सालों में। यानी कि बाहर से जितना हम लोग लेकर आ रहे हैं, हम लोग इतना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उस पर, तो इसमें से लगभग 25 बिलियन बोला है कि हम लोग अपने ही देश में खर्च करेंगे, अपने आप से खुद से बनाएंगे, ठीक है। अब तक हम लोग छोटी छोटी चीज़ें, इवन जो हमारे आर्मी के जवान जो जूते पहनते हैं वो तक हम लोग बाहर से लेकर आ रहे थे, ठीक है। तो वो तो हम लोग बना सकते हैं अपने देश में, उसमें तो फिर भी हम लोग एक तरीके से काम कर सकते हैं। इतनी हमारे देश के इंजीनियर, एक से एक साइंटिस्ट हमारे देश के हैं, तो क्या हम लोग इनके ऊपर काम नहीं कर सकते हैं? तो कर सकते हैं।
तो यहाँ पर प्रायोरिटी प्रोक्योरमेंट होना चाहिए, इसी के साथ में लिबरलाइज करना चाहिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसके अंदर में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ सके। ठीक है, मिशन डिफेंस स्पेस की बात की जा रही है, इनोवेशन फॉर द डिफेंस एक्सीलेंस की बात की जा रही है, और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसा मैंने बताया था अभी तमिलनाडु के अंदर और यूपी के अंदर में। तो फायदा क्या होगा इनसे सीधा सीधा फायदा ये होगा कि जो दूसरी कंट्री से जो हम लोग इतना सारा इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें कमी आना स्टार्ट हो जाएगी और हम लोग अपने देश के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। कहाँ से क्या क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट हमारा देखने को मिलता है वो रशिया से देखने को मिला। 2018 से लेकर 2022 तक का लगभग 45% हमारा प्रोक्योरमेंट जो है वो रशिया से निकल कर आया। ठीक है, जैसे अभी S400 सिस्टम ही देख लो, बहुत ही ह्यूज उसमें कॉस्ट हमारी लगी। हालांकि रशिया ने S500 सिस्टम डेवलप कर दिया है, वो अलग बात है। अगर हम बोले कि यार अब तो उसको दे दो बदल के, तो कैसा रहेगा। फ्रांस से 28% बढ़ गया, अभी रफेल वगैरह हम लोगों ने खरीदे थे। यूएसए से कई सारी चीज़ें खरीद कर लेकर आते हैं, इजराइल भी है इसमें, साउथ कोरिया भी है, यूनाइटेड किंगडम भी है, जर्मनी भी है। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें से हम लोग अपना डिफेंस प्रोक्योरमेंट करते हैं, और मैक्सिमम कई जगह तो ऐसी चीज़ें हैं कि हम लोग खुद बना सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग अपने ऊपर ट्रस्ट करें, अपने ऊपर फोकस करें। तो ये भी कई बार सजेशन निकल कर आते हैं। ठीक है, नहीं किसी हर चीज़ के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना। खुद देखो एक्सपेरिमेंट किए तो हम लोगों ने तेजस एयरक्राफ्ट बनाया, मल्टी रोल सुपरसोनिक जो एयरक्राफ्ट डिजाइन किया गया इंडिया के ही द्वारा। यहाँ पर अर्जुन टैंक डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया। नेत्रा ये मैंने कई बार डिस्कस भी किया, हमारा खुद का ये अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलता है जो कि डोमेस्टिकली डेवलप किया गया। अस्त्र यहाँ पर ऑल वेदर डेवलप यूजुअल रेंज एक एयर टू एयर मिसाइल आप लोगों को देखने को मिलती है। LCH ये प्रचंड आप लोगों को देखने को मिलता है, मल्टी रोल कम्बैक्ट हेलीकॉप्टर। ठीक है, इसी के साथ में ICGAL यहाँ पर स्क्वाड्रन देखने को मिलता है। मेजर बूस्ट है यहाँ पर हमारे देश में, कैसे हम लोग कैपेबिलिटी को इन्हेंस कर सकते हैं अपना कोस्टल रीजन के लिए, यानी कि हम लोग काम कर रहे हैं। पर लेकिन अभी इतना नहीं बोल सकते कि यार हम तो बिल्कुल अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। नहीं, छोटे छोटे बच्चे को जब चलना सिखाते हैं वो बार बार गिरता है, तो गिरते हैं, संभलते हैं, फिर चलते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों ने साइकिल चलानी भी ऐसे ही सीखी है। तो ज़रूरी है कि हम लोग चीज़ों को लेकर चलें आराम आराम से, और फिर चीज़ें जो हैं वो अच्छी होती चली जाएंगी। पर लेकिन स्टार्टिंग में ही ऐसा नहीं कि सारी चीज़ छोड़ छाड़ के अपने ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, वरना काम हो जाएगा श्रीलंका वाला। श्रीलंका में क्या हुआ, इंटरेस्टिंग चीज़ पता है, श्रीलंका में सबसे ज़्यादा खतरनाक वो दूसरे को फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे। श्रीलंका में अभी उन्होंने क्या किया, अपनी जो एग्रीकल्चर थी उसमें बोला कि हम लोग बेसिकली जो देसी खाद होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं नेचुरल जो है, एक तरीके से जीरो जो एक तरीके से जो यूरिया वगैरह होता है उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे, नेचुरल फार्मिंग करेंगे। भाई पहले नेचुरल फार्मिंग का सिस्टम तो क्रिएट करो अपने देश के अंदर में। ऑलरेडी तुम्हारा टूरिज्म बर्बाद हो चुका है, नेचुरल फार्मिंग पे तुम कूदो तो क्या बचेगा, फिर तुम कटोरा लेकर घूमोगे जो घूम रहे हो। तो ऐसा भी नहीं करना है, तो काम इस तरीके से करना है ताकि चीज़ें अच्छे से चले। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इतना है एरिया। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया यूएस डिफेंस डील ओवर द इंडिया रशिया डिफेंस डील। डिस्कस करना है स्टेबिलिटी को लेकर इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में। इंपॉर्टेंट इतना है 2021 में फिर से क्वेश्चन आ गए यहाँ पर S400 सिस्टम के ऊपर डायरेक्ट पूछ लिया। S400 सिस्टम एयर डिफेंस सिस्टम है, सिस्टमेटिकली जो टेक्निकली सुपीरियर है एनी अदर सिस्टम प्रेजेंट अवेलेबल इन द वर्ल्ड। S400 के साथ में आप लोग कंपेयर करो तो यूएसए का कौन सा सिस्टम है ये आप लोगों को बताना है। देखता हूँ कौन कौन बताते हैं। वही सिस्टम जो उन्होंने साउथ कोरिया को दिया था, मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा सकते हैं। इजराइल का भी एक काफ़ी सिस्टम है यहाँ पर, आई के नाम से ही उसका। ठीक है, तो देखता हूँ कौन कौन बताता है। तो इस तरीके से कंपेयर करने के लिए भी आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो अगर कंफ्यूजन नहीं होगा तो फिर आप लोग चीज़ों को समझ पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने बात की है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर नोट करेक्टली मैच। ठीक है, जैसे अर्जुन हो गया, अस्त्र हो गया, LCH प्रचंड हो गया, तेजस हो गया। तो इसमें बात की जा रही है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है इसमें। जो आप लोगों को यहाँ पर बताया है इसको एक बार आप लोग देखो तो चीज़ें आप लोग यहाँ पर समझ जाओगे। ठीक है, ये बोला गया है कि अस्त्र जो है वो यहाँ पर एयर टू एयर मिसाइल आप लोगों को देखने को मिलती है, तो बी जो है यहाँ पर वो आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली गलत नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए एयर टू लैंड बोला गया है, ये एयर टू एयर है, बाकी सारे सही मैच हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से स्टेट पीसीएस के अंदर ही पूछे जाते हैं, और यूपीएससी के अंदर, और डिफेंस में अगर तैयारी कर रहे हैं एनडीए सीडीएस की, तो उसके लिए ये अलग से एक टॉपिक हो जाते हैं कि हाँ डिफेंस की चीज़ें आप लोगों को अलग से तैयार करके चलनी है थोड़ी सी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। एक बच्चा कह रहा था कि सर करंट अफेयर कौन पढ़ाएगा यहाँ पर। देखो करंट अफेयर जो भी रहता है ना सीडीएस के अंदर या फिर जिसके भी अंदर, वो सारा वो इसी तरीके से आप लोगों को कवर किया जाएगा। कुछ स्पेशल वीडियोज आएंगे, पर लेकिन वो ऐसा नहीं कि स्पेशली वहाँ पर ये सबके लिए प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, पर हाँ कि एप्लीकेशन के ऊपर भी अपलोड कर दूंगा, पर लेकिन रहेंगी सबके लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जो भी डिफेंस से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा जो मटेरियल आएगा, ठीक है, या फिर APFC से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा जो कुछ वीडियोज़ आएंगी, ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है,
बाकी यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि पॉलिटी वगैरह तो मैं ही कवर करूंगा वहाँ पर भी, और करंट अफेयर वगैरह ये सारी चीज़ें। बाकी और सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं। एक बच्चा कहता है सर टीचर कौन, आप ही पढ़ाओगे क्या, कोई नया बच्चा था। तो सारे सब्जेक्ट के यार अलग अलग टीचर हैं, मैं कैसे यार अकेला सारी चीज़ें कर सकता हूँ, ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है। तो हर एक टीचर जो है वो अपने आप में काफ़ी एक्सपीरियंस है, आप लोग देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। डिफेंस से रिलेटेड अगर आप लोग चीज़ें लेकर चल रहे हो तो यहाँ पर इसकी जो क्लासेस हैं वो 22 मई से स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जो डिफेंस से रिलेटेड जो क्लासेस हैं यानी कि CDS की क्लासेस हैं, पूरा तसल्ली में डिस्कस करेंगे, 3 महीने में नहीं, उसको तसल्ली में कोर्स को कंप्लीट किया जाएगा इस तरीके से कि जो देख ले एक बार वो बेस बन जाए, ठीक है, मतलब अच्छे तरीके से करके जाएगा। वरना 3 महीने में बोले थे बहुत सारे कि 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है, पर लेकिन 3 महीने का नहीं, उसको थोड़ा सा लंबा ड्यूरेशन दिया गया ताकि आप लोग अच्छे से चीज़ों को कवर करके चलो, ठीक है। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट के बारे में अगर बात करते हैं तो ये क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा सकता है। तो पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन जो लिस्ट है वो इसेंशियल लिस्ट आइटम बोल सकते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए, जो कि प्रोक्योर की जाती है ओनली डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, ये बोला गया। दूसरा बोला है कि दीज मैन्युफैक्चरर ओनली, ये मैन्युफैक्चर की जाती है ओनली फॉर द डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वहाँ से मैन्युफैक्चर की जाती है। तो ओनली 1, ओनली 2, बोथ, या फिर नन, क्या है। तो अभी आप लोगों को समझा यहाँ पर कि प्राइवेट वाले भी पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पर जो डिफेंस PSU के साथ में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पॉजिटिव एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बोल सकते हो, आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं इंडिया के अंदर में, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, आंसर दो इसका ये यार देखो हमारे मतलब ये ना सैल्यूट करने वाली बात है, बंदे ने पूरी ज़िंदगी जो है इस तरीके से लगा दी कि आज की डेट में हम लोग किसी के ऊपर डिपेंडेंट न रह सके। सोचो अगर वो अपना जीवन न खपाते तो हमारी ज़िंदगी किस तरीके से होती है आज के डेट में डिफेंस के मामले में। तो कुछ ऐसा करके जाना यार, धरती पे से जाएं तो कम से कम कि आने वाली जनरेशन याद रखे, है कि नहीं। कैसा लगा आर्टिकल, फीडबैक जरूर देना। दोस्तों जो बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, हो सकता है वो बात सुनने के बाद में आप लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट ना हो, पर लेकिन ये रियलिटी है। डाउन टू अर्थ जो कि एक बहुत ही रेप्यूटेड मैगजीन है, उसके द्वारा यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल छापा गया है। ये लिखा हुआ है क्या है, पहले आप लोग खुद पढ़ लीजिए। बोला गया कि चैट GPT है, अगर आप लोग उससे 20 से 25 क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आधा लीटर फ्रेश पानी जो है, वाटर जो है वो पी जाता है, यानी कि पानी पीकर आप लोग ये क्वेश्चन के जवाब देता है। क्या ये रियलिटी में जैसा लिखा है वैसा ही है, या इसके पीछे कुछ और तर्क आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर हाँ, पानी का इशू बहुत बड़ा है। आप लोगों ने नॉर्मली अगर कोई आप लोगों से पूछे पानी के बारे में तो पानी को लेकर किल्लतें रहती हैं, और कई सारे महान लोगों के द्वारा तो ये भी बोला गया है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा, क्योंकि आज की डेट में पानी के लिए देश आपस में लड़ रहे हैं, इवन हमारे जो राज्य हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, इवन और भी बहुत सारे इश्यूज पानी को लेकर आप लोगों को देखते हुए नजर आएंगे। तो ये जो आर्टिकल है ये GS पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ में भी आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, और इसका एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा यहाँ पर चैट GPT का, वो भी आप लोग यहाँ पर देखेंगे इसमें पर्टिकुलर एक आर्टिकल के अंदर में। सबसे बड़ी बात आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ आप लोग खुद ही फील करते होंगे कि जब आप लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं तो आप लोगों का लैपटॉप जो है वो गर्म हो जाता है कि नहीं हो जाता है। आप लोगों को ये लगता है कि यार लैपटॉप के नीचे फ़ैन ऑलरेडी देती हैं, पर लेकिन उसके अलावा भी कई बार लैपटॉप इतना गर्म हो जाता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद में डिकोड करते हैं तो उसमें से ऐसी आवाज़ आती है जैसे कि जनरेटर चल रहा हो कई बार। तो इसकी वजह से अगर उसको ठंडक न मिले थोड़ी सी तो वो क्या करने लगता है, कई बार शट डाउन भी हो जाता है। तो इसी तरीके से जो चैट GPT होता है उसके अंदर बहुत सारा डेटा भरा होता है, उसी डेटा को एनालिसिस करके वो आप लोग के जवाब देता है। तो यहाँ पर जो बात बोली गई है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बोली गई कि पानी पीता है, इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट उसको पानी पिलाया जाता है, ठीक है, उसको 12 बोतल दे दी कि ले भाई 2 घट एक तरीके से 2 घूंट ले लो और इसके बाद में फिर अपना इन क्वेश्चन का आंसर दे दे, ऐसे नहीं है। तो जो भी ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट GPT, ये सारे जो भी आप लोगों को आज के में उदाहरण देखने को मिलते हैं, ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल सकते हैं, ये एक नया क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। आखिर कैसे इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकते हैं और क्या इसके जो बेसिकली इशू देखने को मिल रहे हैं वो भी हम लोग को साथ में लेकर चलने पड़ेंगे। क्योंकि आप लोगों को याद होगा एक बार मैंने डिस्कस भी किया था कि आज की डेट में हम लोग जब स्टार्टिंग में पॉलीथीन आई तो हम लोग बहुत ही खुश हुए थे कि एक ऐसा मटेरियल बना दिया भाई साहब जो ना तो एक तरीके से पानी से गलता है ना ही हवा में सूखता है, ठीक है, एक तरीके से ना बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मतलब अपुनिची भगवान है वो वाली बात होगी। वही जो पॉलीथीन है आज की डेट में हमारे गले की फांस बना हुआ है।
तो कोई भी चीज़ अगर मार्केट में आती है, अगर हम लोग उसका ऑल्टरनेटिव या फिर उसकी जो डिब्रीज बचती है उसका हम लोग सोल्यूशन नहीं निकालेंगे, उसका जो कचरा बनता है, तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसे ही सोलर पैनल के बारे में बात की थी, वाह यार अब तो बेसिकली पेट्रोल डीजल इन सब के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, ऐसे बनाएंगे बिजली वैसे बनाएंगे। पर लेकिन आज की डेट में हम जो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को लेकर परेशान है, यार इसका क्या किया जाए। तो इसलिए ज़रूरी है इन चीज़ों को भी साथ में लेकर चलना। जैसा मैंने बताया कि चैट जीपीटी क्या है बेसिकली, उसका आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जब चीज़ें चेक करते हैं तो बताता है कि 2021 तक ही आई थिंक उसमें चीज़ें अपडेट हैं, अब तक चीज़ें अपडेट नहीं हुई हैं। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा है, और उसके अंदर जो भी डेटा रखा होता है, जहाँ पर भी उसको स्टोर किया जाता है, उसको कूल करने के लिए कुछ ना कुछ सिस्टम वहाँ पर जनरेट किया जाता है कि हाँ यार इसको जो है ठंडा रखा जाए। आप लोगों को इस बात पर भी यकीन होना चाहिए कि हमारे देश में बहुत सारी कंपनी आज की डेट में अपना डेटा स्टोर क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा देश जो है वो कहीं ना कहीं जो है एक गर्म इलाके में आता है, और डेटा सेंटर बनाने के लिए उसको ठंडा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि टेक्नोलॉजी है बहुत सारी, हम लोग ठंडा रख सकते हैं, पर लेकिन इन रियलिटी में वो बहुत ज़्यादा खर्चा उसका पड़ जाता है। आज की डेट में जो भी मैंने 2016 में पहली यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड की थी, अगर वो वीडियो जो फर्स्ट वीडियो थी आज के डेट में आप लोग सर्च करेंगे 16 नवंबर 2016, सॉरी मतलब आप लोग सर्च करेंगे 28 नवंबर 2016, तो जो पहली वीडियो थी तो वहाँ पर आज भी वो वीडियो अपलोड है वहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो कहीं ना कहीं यूट्यूब के किसी न किसी सिस्टम में आज के डेट में भी जो है स्टोर रखी हुई है, तो उसको मेंटेन रखना वहाँ पर, तो ये बहुत ही बड़ा खर्चा आता है यहाँ पर इन सोशल मीडिया जो भी ये वेबसाइट है या फिर जो भी यहाँ पर ये सिस्टम है। तो ये यहाँ पर इसलिए एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जो खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, तो इसीलिए यहाँ पर कई सारे जो कंपनी हैं वो हमारे देश के अंदर में इसको नहीं बनाती हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग से और ज़्यादा खर्चा आएगा मौसम को ध्यान में रखते हुए। हमारे यहाँ पर मानसून वाला ड्यूरेशन रहता है, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अभी बात ये की गई है कि जिस तरीके से आज के डेट में हम लोग जो जैसे ये सारे सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनरेट कर रहे हैं, इसे 2 तरीके से पानी को जो है वो कंज्यूम करते हैं। कैसे? पहला तो जो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है, वो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल जो है वो कहाँ से होता है, वो बिजली जो है वो पानी की बनी होती है, उसके अंदर जो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दूसरा जो ये डेटा सेंटर यहाँ पर रहते हैं, इनको कूल करने के लिए भी आप लोगों को यहाँ पर इसको प्रॉपर एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ता है, उसमें भी वाटर का इस्तेमाल होता है कहीं ना कहीं। जब इसको कूल किया जाता है, कंज्यूम करता है, एवेपोरेट करता है, वाटर डिस्चार्ज होता है इसके अंदर से भी, ठीक है। तो ये सारा 2 तरीके से यहाँ पर बताया, कूलिंग के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो यहाँ तक बात बोल दी गई है कि आज की डेट में हम लोग जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, तो ये इतना ज़्यादा खतरनाक हो गया है कि अगर आप लोग उससे 20 से लेके 25 क्वेश्चन के आंसर पूछते हो, तो इसका मतलब ये है कि उसने आधा लीटर यानी कि 50 ml जो है मिलीलीटर पानी वो है पी चुका है। तो ये एक ऐसा एक एनालिसिस करके बताया गया है जो कि अपने ही लेवल पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। इसके चलते यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो थ्रस्टी यानी कि प्यासी होती जा रही है, और जितना बड़ा डेटा इनके अंदर स्टोर करोगे उतना ही ज़्यादा इसको पानी की रिक्वायरमेंट होगी। बोला ये गया रिसेंटली अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल चैट जीपीटी 3 में, जो कि डायरेक्टली यहाँ पर 7 लाख लीटर क्लीन वाटर जो है वो कंज्यूम कर चुका है। ये एनफ है प्रोड्यूस करने के लिए 370 BMW और 320 टेस्ला इलेक्ट्रिक गाड़ी, ऐसे ऐसे भी यहाँ पर अभी जो है दावे किए जा रहे हैं। ये सारी बातें क्या हैं जो भी बताई हैं, ये सारी यहाँ पर लिखी हुई है 2 तरीके से, और कितना यहाँ पर ये भूखा हो गया है। और 20 से 25 क्वेश्चन, अगर 50 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को चाहिए तो लगभग आधा लीटर पानी यहाँ पर लगेगा। नॉर्मली जैसे यहाँ पर मैंने बोला अभी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है, आप लोग खुद पता है नॉर्मली पानी से जब बिजली बनाई जाती है तो कैसे बनाई जाती है। मूवी देखिए शाहरुख खान की परदेश नहीं स्वदेश है, स्वदेश की परदेश है चलिए जो भी है देख लीजिएगा, जिसमें वो बिजली बनाता है, ठीक है, अपने गांव के लिए बेसिकली वहाँ पर। तो पूरा सिस्टम वो क्रिएट करता है, पहले नासा में काम कर रहा होता है। तो यहाँ पर वही सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा कि पानी आ रहा है, उसको बहुत ही फ्लो में छोड़ा जाता है, फिर वो जाकर टरबाइन को घुमाता है, टरबाइन घूमने की वजह से यहाँ पर जनरेटर चलता है, और जनरेटर चलकर यहाँ पर क्या होता है, बिजली जो है वो ट्रांसफार्मर के होते हुए हम लोग के घर में पहुँच जाती है, तो पानी जो है वो फिर आगे निकल जाता है। तो ये सिस्टम है, तो पानी का इस्तेमाल होता है यहाँ पर बिजली को जनरेट करने में, और फिर उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो इसको यहाँ पर कनेक्ट करके देखा जा रहा है इस पैटर्न में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आज की डेट में जो पानी का इस्तेमाल कर रही है, कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं, और इवेपोरेशन भी होता है काफ़ी सारे पानी का जब यहाँ पर इसको कूल रखने की कोशिश की जाती है। तो ये कहीं ना कहीं अभी तो एक सिस्टम है, अब बहुत सारी कंपनी इसके ऊपर काम कर रही है, बहुत सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती जा रही है, मशीन लर्निंग के ऊपर काम किया जा रहा है, बड़े बड़े डेटा इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो कहाँ पर जाकर रुकेंगे, वो भी आज की डेट में जब हम लोग बोलते हैं कि पीने का पानी भी ढंग से नहीं है।
आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि वाटर स्कार्सिटी है। स्कार्सिटी क्या होती है? अभी एक बच्चा जो है वो एक दिन मतलब पहले मुझे इंस्टाग्राम पर मेल किया, मैंने इंस्टाग्राम पर मैसेज किया, मैंने उसको रिप्लाई कर दिया। फिर उसका दूसरा क्वेश्चन उसने फिर इंस्टाग्राम पर पूछा, फिर तीसरा क्वेश्चन उसका मेल पर आ गया, ठीक है। तो उसमें बहुत ही सारी चीज़ें उसने एक साथ पूछ रखी थी। तो मैंने बोला कि डियर आई हैव द स्कार्सिटी ऑफ टाइम, एक ही बार लिखकर सारी चीज़ें पूछ लो, ठीक है। तो उसने बोला सर स्कार्सिटी क्या होता है, ठीक है। तो ये शब्द जो होते हैं आप लोग ये लर्न कर सकते हो, जैसे जैसे चीज़ें आती है ना बीच बीच में, जैसे कोई वर्ड आ गया स्कार्सिटी, तो यहाँ पर इसको अपनी उसमें डिक्शनरी में ऐड कर लो, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम के अंदर में और वहाँ पर स्कार्सिटी ऑफ द वाटर लिखा हुआ है, आप लोगों को अगर पता नहीं रहा तो फिर दिक्कत हो जाती है कई बार, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो वाटर स्कार्सिटी का मतलब है कि आज की डेट में पानी की कमी है ग्लोबल लेवल पर, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो और ज़्यादा इसको ऐड करती जा रही है, ना कि इसका सोल्यूशन निकाल रही है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा नहीं, बुजुर्ग लोग कई बार कहते हैं जैसे एक तरीके से इसने खून पी लिया मेरा, तो अब हम लोग कहेंगे इसने पानी पी लिया हमारा, ठीक है। तो ये कमी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट के बारे में बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि फ्रेश वाटर यहाँ पर निकाला जा रहा है, ठीक है। तो इससे हमारी एक्वेटिक जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी हार्म होती नजर आएगी, यानी कि जो जीव जंतु पानी के अंदर में है। आप लोग खुद सोचिए, हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पानी का इस्तेमाल हो रहा है। हम लोग जब बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन, जो बेसिकली अभी हम लोगों को हाइड्रोजन से चलने वाले अपना सिस्टम तैयार करना है, तो वहाँ पर भी हम लोग पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये भी पानी का इस्तेमाल आप लोगों को देखने को मिलेगा। इवन आप लोग कोई भी चीज़ आज के डेट में सर्च करो, किसी न किसी तरीके से उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में पानी का इस्तेमाल होता हुआ आप लोग को मिलता हुआ नजर आएगा, और कुछ नहीं तो बिजली तो उसमें लगेगी, ठीक है। अनसस्टेनेबल जो रिसोर्सेज मैनेजमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर इस तरीके से अनसस्टेनेबल तरीके से अपने रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे तो ये और ज़्यादा इंपैक्ट डालेगा, कहीं ना कहीं हिंडर करेगा जो वाटर फॉर द ह्यूमन कंजप्शन, एग्रीकल्चर या फिर अदर जो क्रिटिकल नीड है। यानी कि अगर सोचो हमारी खेती बाड़ी के लिए हमारे पास में पानी नहीं बच रहा है और वो यहाँ पर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देने लगे हैं, तो कैसे काम चलेगा। अभी भी नीति आयोग की रिपोर्ट की माने तो बहुत बड़ा रीज़न हमारे देश के अंदर में 50% से भी ज़्यादा रीज़न जो है वो गर्मियों में पानी की जो कमी से जूझता है। तो सोचो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अगर काम होने लगे तो ये पानी से जूझना जो है वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ आप लोग को नजर आएगा। इसी के साथ में इक्विटी एंड द सोशल इम्पैक्ट, समानता और सामाजिक जो निहित बोलेंगे आप लोग इसको, यानी कि समाज के अंदर में जो वनरेबल कम्युनिटी है उस पर इसका ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। यानी कि एक अमीर आदमी है उसको ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है, वो तो क्या करेगा, वो तो पैसा है उसके पास में खरीद ही लेगा, पर लेकिन काटअप किसका जाएगा, पानी किसका कटेगा, आप लोग खुद सोचिए, ठीक है। किसको, किसानों के खेतों में पानी जाता हुआ जो है वो रुकता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो मैक्सिमम उस एक पर्टिकुलर इंसान के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा जो कि गरीब तबका है सोसाइटी का, जो कि वनरेबल है यहाँ पर, ठीक है। कई लोगों का जो लाइवलीहुड है यानी कि उनकी जो आजीविका है वो भी यहाँ पर इंपैक्ट होती नजर आएगी इसकी वजह से। और लॉन्ग टर्म में अगर बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपैक्ट डालने वाला है, तो इसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, यानी कि वरना यहाँ पर वाटर फुटप्रिंट का इशू नजर आएगा, यानी कि इतना ज़्यादा पानी ये यूज़ करता हुआ नजर आएगा कि वो नॉर्मली अगर बात करें तो सस्टेन नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग कुछ ऐसा सिस्टम ढूंढना चाहिए, जैसे अगर अभी मैं आप लोगों को बात करूं, पहले जो लैपटॉप आते थे वो लैपटॉप जो है ज़्यादा इंपैक्ट डालते थे, क्योंकि उसी में मेमोरी हुआ करती थी और उसी में लैपटॉप की जो विंडो हुआ करती थी। पर लेकिन अभी इन्होंने क्या किया, जो लैपटॉप की विंडो है उसको सेपरेट करके एक छोटी सी चिप में डाल दिया, ठीक है, एक पर्टिकुलर अलग से मेमोरी बना दी है थोड़ी सी। और इसी के साथ में दूसरी साइड में इन्होंने क्या कर दिया, जो अच्छी चीज़ अभी यहाँ पर देखने को मिल रही है वो अलग कर दिया बिल्कुल, जो अपना मेमोरी का दूसरा पोर्शन होता है। तो इससे लैपटॉप फास्ट हो गए, गर्म कम होते हैं। अभी जैसे एप्पल के जो नए लैपटॉप आए उन्होंने M1 चिप डाल दी उसमें, M2 चिप डाल दी उसमें, तो उन्होंने नीचे से फैन खत्म कर दिया। तो इससे क्या हो रहा है, इससे फायदा ये हो रहा है कि अब जो है एक तरीके से जो गर्म होता था तो गर्म होने वाला फंडा भी खत्म होता जा रहा है यहाँ पर। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो इन्वायरमेंट को सही करने में होना चाहिए, ना कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग को ऐसा करना चाहिए कि वो कि इन्वायरमेंट पर और इम्पैक्ट डाले समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर, यानी कि हम लोग कुछ ऐसा काम करें इससे सोल्यूशन निकले, ना कि और ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर निकलती नजर आए। तो इसके चलते हम लोग को कुछ ना कुछ यहाँ पर सोल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। तो इसको कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, इसके बारे में भी कुछ बातें लिखने के लिए अगर आप लोग के आ जाए तो ये कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी यूज हो सकते हैं। यूज रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करो या फिर विंड एनर्जी का इस्तेमाल करो, तो इनका इस्तेमाल करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोग यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में बात की जा रही है इम्प्लीमेंट वाटर इफिशिएंट कूलिंग सिस्टम, यानी कि जिसमें वाटर को इफिशिएंटली यूज़ किया जा सके, ऐसा कूलिंग सिस्टम हम लोग को इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो वाटर को बर्बाद किया जा रहा है। तो ये सोल्यूशन आप लोगों के लिए बड़े प्यारे प्यारे हैं। प्रमोट करना रेस्पॉन्सिबल वाटर मैनेजमेंट, जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा आज की डेट में भी कई जगह पानी को दबाकर बर्बाद किया जाता है,
जैसे मैंने आप लोगों से कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि गांव में आज की डेट में आप लोगों को ये कंडीशन देखने को मिलती है, हर एक घर में समरसेबिल लगे हुए हैं, और अगर जैसे कि उसको जो घर को साफ करने की बात आती है तो वहां पर झाड़ू नहीं लगती आज के डेट में, समरसेबिल के पानी से उसको घर को साफ कर दिया जाता है कि हाँ चलो पानी बहकर सारा सामान ले जाएगा। तो ये कंडीशन खराब हो रखी है। तो रेस्पॉन्सिबल यूज होना चाहिए पानी का। पानी जो है नालियां भर भर के चलती हैं, ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा खराब क्रिएट कर रही है यहाँ पर। इंक्रीज कर रहा है हार्ड लाइफ स्पैन, इसकी वजह से जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा दिक्कत निकलती आती है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको यहाँ पर सही से नहीं लेकर चलेंगे, एक तरीके से अवेयर नहीं रहेंगे, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कि ये भी एक सोचने वाला मुद्दा हो जाता है बहुत बड़ा। मतलब कुछ भी ऐसा काम करो जिससे कि आप लोग का जो एक तरीके से आज के डेट में जो मशीन है उसका, जैसे नहीं मैंने बोला अभी M1 चिप आ गई, तो उसका आप लोग लाइफ स्पैन बढ़ाओ ताकि यहाँ पर इसका ज़्यादा जरूरत ना पड़े, कुछ ऐसा सिस्टम लेकर आओ, डेवलप करो वाटर एफिशिएंट एल्गोरिदम। ठीक है, एक तरीके से वाटर को इफिशिएंटली यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सके। ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं और पहले भी हुई हैं, तो जब पहले हुई हैं तो फिर भी की जा सकती है। तो पूरा मतलब यहाँ पर क्या आता है निकल कर, पूरा मतलब ये आता है कि हम लोगों को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर इसको कोशिश करनी चाहिए कि कैसे हम लोग इसको कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, ये एक मुझे प्यारा टॉपिक लगा। डिफरेंट वे हो गया यहाँ पर सोचने का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या किसी और टॉपिक को लेकर कि कैसे यहाँ पर ये इन्वायरमेंट पर जो टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन भी है, आप लोग देखता हूँ कितने अच्छे से आप लोगों ने आर्टिकल सुना है। यहाँ पर बात की जा रही है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द वाटर फुटप्रिंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बन जाएगा, आप लोग बोलोगे यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो बात की जा रही है कि इट इज अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज यूज टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोवाइड द कूलिंग फॉर द डेटा जो सेंटर होते हैं दैट रन द आर्टिफिशियल जो मॉडल। पहली स्टेटमेंट में बोला गया है। दूसरे बोला गया कि इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 जो कंपोनेंट में इसको डिवाइड किया जा सकता है। तो सही आंसर आप लोगों से यहाँ पर इनकरेक्ट आंसर पूछा गया है। तो ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन, सही क्या होगा आप लोगों के हिसाब से आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक है, तो देखता हूँ कौन आंसर देता है, इसका अटेम्प्ट करिए। यही चीज़ अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाई कि अमाउंट जो यूज़ किया जाता है वाटर यहाँ पर इसको बेसिकली जो वाटर यूज़ किया जाता है जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी और प्रोवाइड कराने के लिए कूलिंग, तो द डेटा सेंटर जो कि रन करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये 2 कंपोनेंट अभी बताएं यहाँ पर कि बिजली के लिए और इसके लिए बेसिकली प्रोसेसिंग जो होती है उसको कूल करने के लिए। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर बोला गया कि इनटू द 2 to the 5 कंपोनेंट। तो यहाँ पर ये 2 से 5 के बीच में बोला गया, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट यहाँ पर हो गई। तो आंसर यहाँ पर बी हो गया क्योंकि गलत ही पूछी गई है। अगर करेक्ट पूछते तो आंसर क्या होता, आंसर यहाँ पर ए होता। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के बारे में अक्सर यूपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं टाइम टू टाइम, आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा। और ये माना जाता है कि मैक्सिमम टाइम इक्का दुक्का छोड़कर वो क्वेश्चन के आंसर जो होते हैं वो सही होते हैं। ठीक है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो इफिशिएंसी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये ब्रिंग डाउन करता है इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। ठीक है, इंडस्ट्रियल यूनिट के अंदर में क्रिएट करता है मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड द सॉन्ग्स। इसी के साथ में डिक्रीज करता है डायग्नोसिस, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन करता है और वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ये सारे के सारे काम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किए जा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के डेट में ऐसा सिस्टम हो चुका है कि आप लोग उससे सारा का सारा काम करवा सकते हो। कहीं ना कहीं जो रोबोट आ रखे हैं ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हैं। अभी यहाँ पर कुछ दिनों पहले गुजरात के अंदर में साइंस सिटी है, मैं वहाँ पर विजिट किया था। ठीक है, तो वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया था कि रोबोट क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, एक आप लोगों से मतलब वीडियो भी शेयर करूँगा जब भी मुझे टाइम लगेगा इंस्टाग्राम के ऊपर, तो आप लोग उसको समझ पाएंगे कि किस तरीके से चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। अभी मैंने एक पिक्चर शेयर की थी इंस्टाग्राम पे, तो वो एसएसबी की है। बेसिकली मैं एसएसबी देने गया था, तो एक बच्चा कह रहा है कि सर आपने भी एसएसबी दे रखा है। सर मैं भी अभी रिसेंटली एसएसबी देने गया था। तो कई बार ना देखो एक तरीके से जब इस तरीके मैंने वैसे तो शेयर नहीं करनी थी पर मुझे ऐसे याद आ गई, मैंने कहा चलो उसको शेयर करते हैं। तो वो पिक्चर थी बेसिकली एसएसबी की। तो वहाँ पर एक बच्चा कह रहा है सर कितने बच्चे से लग रहे हो। तो बच्चे कई बार ना ऐसे कमेंट आते हैं। मतलब कहने का ये है कि एक तरीके से आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पर कि जब यहाँ पर बात करता हूँ, जब मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया इस तरीके से यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग इसको समझ सकते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें आज के डेट में हो रही हैं। जैसे मैंने बात की यहाँ पर अभी उसकी जो गुजरात साइंस सिटी के बारे में,
तो ये आप लोग याद रखिएगा। आज की डेट में आने वाले टाइम में जो रोबोट है बहुत सारे काम करते हुए नजर आएंगे। घर को साफ कर रहे हैं, ठीक है, दीवार उसकी जो साफ कर रहे हैं, बेसिकली अगर बात करें जो बड़ी बड़ी कांच की जो दीवारें बना रखी हैं उनको साफ करने की बात की जा रही है। इवन जैसे कि आप लोग आज की डेट में किसी मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर भी आप लोग को रास्ता दिखाते हुए नजर आते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइफ का पार्ट बनने वाले हैं और बन चुके हैं, मैं तो ये कहूँगा। क्योंकि आज के डेट में गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, आप लोग लिखते नहीं है, बस बोल देते हैं, तो वो जो आता है वो निकल कर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, आप लोग जो काम कर रहे हैं सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन्वायरमेंट पर इंपैक्ट करके एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है आंसर राइटिंग के लिए भी, तो उसके लिए कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कैसा लगा टॉपिक और आप लोगों का क्या रहा है, क्या इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, बताइएगा जरूर। इंपॉर्टेंट, काफी शानदार आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसी चीजें दिखती है ना वैसी चीजें होती नहीं है अक्सर। मतलब जो आप लोगों को देखने को मिला, संविधान में इतनी सारी बातें रखी हुई हैं, इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग प्राइवेसी के बारे में बात करते हैं, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। इन रियलिटी प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीज़ें किताबों में ही रखी मिलेंगी। जब आप लोग प्रैक्टिकल जिंदगी जीना स्टार्ट करोगे तो आप लोगों को चीज़ें नजर नहीं आएंगी। कैसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि वैक्सीन आप लोग देखोगे तो ये बोला जा रहा है, अगर ढंग से पूछा जाए आप लोगों से, एक इंसान बीमार है और एक बी इंसान बीमार है, ठीक है, और एक सी इंसान बीमार है। ए इंसान जो है वो एक बहुत ही गरीब परिवार से आ रहा है, वो जो है दवाई यानी कि मेडिसिन लेने के भी पैसे नहीं है। बी इंसान जो बीमार है यहाँ पर, वो एक ऐसे देश से आ रहा है जिस देश की खस्ता हालत है, वो मेडिसिन देश ही खरीदने के लिए तैयार नहीं है, मतलब देश की खस्ता हालत है। सी इंसान एक ऐसा है जो कि कम बीमार है, पर लेकिन वो एक ऐसे देश से आता है जो कि डेवलप कंट्री है, यूएस से जैसा, ठीक है। और यहाँ पर कोई अफ्रीकन कंट्री ले लो और यहाँ पर कोई इंडियन, यहाँ पर मतलब अपनी कंट्री ले लो, इंडिया। तो यहाँ से अगर आप लोग चीज़ों को ढंग से अंडरस्टैंड करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को कई लेवल पर इनइक्वलिटी नजर आएगी। मतलब कहने का यहाँ पर यह कि बहुत सारे देश ऐसे हैं कि वो कोविड-19 के टाइम पर दवाइयाँ खरीद तक नहीं पाए। अब सोचो अपनी जनता को दवाइयाँ प्रोवाइड कैसे कराएंगे। तो ये हो गई एक तरीके की इनइक्वलिटी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डबल डोज लेने के बाद बूस्टर डोज भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसकी वजह से मतलब बीमार इंसान को दवाइयां मिलनी चाहिए, या फिर कोई देश अमीर है उस देश के हिसाब से वहां पर अलग अलग एक्स्ट्रा डोज दिए जा रहे हैं, उस पर फोकस होना चाहिए। आप लोग ये बताइए। यही काले चिट्ठे खोले गए हैं WHO के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उस रिपोर्ट का थंबनेल कुछ ऐसा है। अगर ये रिपोर्ट आप लोग चाहते हैं कि पूरी शेयर करनी है आप लोगों के साथ में, तो पूरी PDF जो है वो मेरे पास में है। मैंने इसको बेसिकली डाउनलोड किया था WHO की रिपोर्ट से, और उसी के अंदर से, रिपोर्ट के अंदर से डायरेक्ट चीज़ें आप लोगों के लिए बेसिकली निकाल कर लेकर आया हूं मैं। इनको मैं टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करा दूंगा, मतलब जो पूरी रिपोर्ट है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आगे चलकर आप लोगों को वर्ल्ड लेवल पर हेल्थ के फील्ड में काम कर रहे हैं, तो वो रिपोर्ट आप लोगों को देख लेना। और अगर लग रहा है कि नहीं, फिर भी कुछ आप लोगों को लग रहा है, कुछ ऐसी कोटेशंस जो उसमें दे रखी हैं, कुछ तो मैंने लगा दी यहाँ पर, जो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी, ये आप लोग देखते हैं, वहीं से ही कट करके डायरेक्ट लाई गई हैं। और बाकी आप लोग जो है लग रहा है पढ़ने लायक है, तो आप लोग भी थोड़ा देख लेना। पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा पहले वहां से मैं आप लोगों से स्टार्ट करता हूं। ये जो रिपोर्ट है उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। बात की जा रही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो पूछा आप लोगों से कि द ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा प्रस्तुत किया गया, ये आप लोग याद रखिएगा। जिसमें ये जो पर्टिकुलर जो यहाँ पर ये पूरा पिक्चर है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ए शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग फॉर इक्विटेबल एक्सेस टू वैक्सीन। तो यहाँ पर लिखा गया है कि इक्विटेबल, पर लेकिन ये लिखा रहता है, रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। ये काफी ज्यादा खतरनाक है। जब हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में बात करते हैं तो आप लोग सुनकर जो है वो हैरान रह जाओगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सुनकर हैरान रह जाओगे। अगर आज की डेट में आप लोग बात करें अफ्रीका रीजन के बारे में, तो आप लोगों को यहाँ पर जो उसकी पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, तो दुनिया की लगभग 1/5 पॉपुलेशन जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में रहती है। यानी कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, मान लीजिए दुनिया में अगर 100 लोग हैं, तो अकेले अफ्रीका के अंदर में 20 लोग रहते हैं। इन 100 लोगों में से 80 लोग जो हैं वो अलग अलग एरिया में रहते हैं। इन 20 लोगों को अगर बात करें, इन 20 लोगों के बारे में बात की जा रही है, जो कि 20% अगर आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, ये 20% जो लोग हैं, इनमें से ओनली 3% लोगों को यहां पर जो है वो वैक्सीन का फर्स्ट डोज मिल पाया अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में। समझ रहे आप लोग। बाकी अपने देश में देख लेना डोज का क्या बेसिकली रेशियो है, काफी अच्छे से गवर्नमेंट ने परफॉर्म किया। इसके ऊपर अभी एक मूवी भी बनाई जा रही है, ठीक है। अभी जो है जो द कश्मीर फाइल, जो बेसिकली जो अभी यहाँ पर डायरेक्टर थे, उनका नाम आप लोगों को पता है, अग्निहोत्री साहब, पूरा नाम बताइए। उनके द्वारा भी एक और मूवी लेकर आई जा रही है, उसमें यहाँ पर वैक्सीन डिप्लोमेसी के बारे में बात की जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी होगी, जो कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या क्या रहे, कैसे हम लोग इस चीज़ से उभर कर आए, उसके बारे में यहाँ पर ये बातें करने वाली है।
यूएसए, यूके, बहुत सारी ऐसी डेवलप कंट्री हैं जो कि अपने यहाँ पर बूस्टर डोज दिए उन्होंने काफ़ी शानदार तरीके से। तो ये बोला जा रहा है कि डिफरेंस क्या है अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, यानी कि एक इंसान जो है वो 3-3 डोज ले रहा है और एक पूरे देश के अंदर ही यहाँ पर 3% लोगों को ओनली वैक्सीन मिल पा रही है। ये पूरे अफ्रीका रीजन की बात की जा रही है, ना कि एक देश के बारे में। पता है आप लोगों को आज की डेट में अफ्रीका के अंदर में कितनी कंट्री हैं? जाकर एक बार सर्च करिएगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में कितनी कंट्री हैं, तो आप लोग जान पाओगे। इसको नहीं पता अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है तो ये है अपनी प्यारी कंट्री। यहां से अगर आप लोग देखोगे तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर टोटल मिलाकर आप लोगों को 54 कंट्री देखने को मिलेंगी। आप लोग ये बताइए एशिया के अंदर में कितनी कंट्री है? तो ये 54 कंट्री में अगर टोटल एवरेज निकालोगे तो 3% लोगों को यहां पर जो है वो दवाइयां मिल पाई हैं। एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, जो एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो इक्विटेबल होना चाहिए और इफिशिएंट होना चाहिए, ये हमेशा बात की जाती है। और जो कि यहाँ पर नेशनल बाउंड्री उसके सामने बैरियर न बने, ट्रांसपेरेंसी के साथ में लोगों तक डिस्ट्रीब्यूशन पहुंचना चाहिए और ये कमिटमेंट भी होना चाहिए जो मैन्युफैक्चरर हैं और उनको एक तरीके से अलग अलग देश में जो कंट्री हैं उनको, मतलब अलग अलग दुनिया में जो कंट्री हैं उनकी जो पॉलिटिकल विल भी होनी चाहिए और एक अच्छी डिप्लोमेसी होनी चाहिए कि दवाइयां जो है वो पहुंचे। आप लोगों ने देखा होगा हम लोगों ने मरते दम तक जो है लोगों को दवाइयां प्रोवाइड कराई हैं, तब जाकर हम लोग रुके जब हमारे देश में चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और लोगों ने ताने देने स्टार्ट कर दिए कि भाई साहब दूसरों की हेल्प तब कर लेना, पहले अपनी लंगोट संभाल लो। आप लोगों ने सुना होगा ना कि एक तरीके से दूसरे की हेल्प करने चले अपनी पेटी जो है वो बांध नहीं पा रहे। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो ये जरूरी है कि हम लोग को ये समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर जब तक यहाँ पर ये चीजें हम लोग प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे तब तक सिचुएशन जो है अपने देश में, नहीं कहते कि आप लोग देखो पैसा कमाना कोई गलत बात लगता है आप लोगों को? मान लीजिए आप लोगों के पास में अच्छा खासा पैसा आ गया है तो आप लोग अपनी लाइफ जो है वो शानदार तरीके से एंजॉय कर रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के पास में अच्छा घर होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, किसी के ऊपर किसी के सामने आप लोगों को हाथ ना फैलाना पड़े। तो पैसा कभी भी गलत नहीं होता है, गलत तरीके से कमाया गया पैसा गलत होता है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आप लोगों के पास में पैसा है तो ही तो आप लोग लोगों की हेल्प कर पाओगे। अगर आप लोगों के पास में पैसा ही नहीं है तो कैसे आप लोग लोगों की हेल्प कर पाओगे? आप लोग खुद बताइए। तो पैसा होगा तभी आप लोग लोगों को दे पाओगे, ज्यादा रोटी होगी तभी तो दूसरों को रोटी खिला पाओगे, वरना कैसे रोटी खिला पाओगे? तो इसीलिए सरकारों को यहां पर फोकस देना होता है इसके ऊपर, क्योंकि सब लोगों में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो चीजें खरीद सके। तो सबसे ज्यादा जरूर बताइए अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, प्रोक्योरमेंट किस तरीके से करना है ताकि लोगों तक जो है चीजें प्रोवाइड कराई जा सके। अफोर्डेबिलिटी का सीधा मतलब ये होता है कि एक इंसान जो है उसको अपने हिसाब से जितना उसकी इनकम है उसमें खरीद सके। वो ऐसा नहीं फ्री में प्रोवाइड करा दो, फ्री में प्रोवाइड कराने के बाद में लोग अक्सर इज्जत नहीं करते हैं। इसका मैं आप लोगों को उदाहरण दिखाता हूँ, ये आप लोग देखकर थोड़े से हैरान हो जाओगे। ये उदाहरण क्या मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोग देखिए यहाँ पर, ये लगभग 4 साल पहले मैंने पॉलिटी के अंदर में लेक्चर लिया था, न्यू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ये क्रिएटेड की गई 1956 के बाद में। डिटेल में मैंने लेक्चर लिया, बाकायदा नोट्स बना रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आप लोग देखिए, ठीक है। ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक पर्टिकुलर कोचिंग का नाम लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इस कोचिंग में किसी टीचर ने यहाँ पर ये पढ़ा रखा है जो कि आप लोग नॉर्मली पेड लेते हैं। इसने क्या कर रखा है, मतलब कलर तक भी चेंज नहीं किया यहाँ पर इसका। ये पीपीटी मैंने बना रखी है पूरी। यहाँ पर क्या किया, बस ऊपर का ये कट कर दिया। ऊपर का ये कट करने के बाद में इसमें यहाँ पर ये टाइटल डाल दिया, बाकी जो है ये सारे लोगो वोगो वगैरह हटा के यहाँ पर पीपीटी अपनी सेट कर डाली। मतलब कलर जो मैंने किए थे वो कलर तक भी चेंज करने की जहमत नहीं समझी भाई साहब ने, मतलब जिसने भी यहाँ पर ये पढ़ा है। यही चीज आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूं, लोग इज्जत नहीं ले रहे हैं। इन्हीं पॉलिटिकल लेक्चर को लोग कट कर करके आप अपने कोर्स में बेच रहे हैं भाई साहब। कई सारे बच्चों ने मेरे साथ में ऐसी जो है बेसिकली क्लिप शेयर किए कि लोग अपने कोर्स में बेच रहे हैं इनको। मतलब बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, बहुतों से बात कर कुछ से हटवाया भी है कोर्स के अंदर। मैंने कहा फ्री प्रोवाइड करा रहा हूं, आप कोर्स में कैसे बेच पा रहे हैं इसको? तो कह रहे हैं कि सर आपके वीडियो का पैसा नहीं ले रहे हम। मतलब मान लीजिए कोई इंसान जो है वो कोई इंसान है, वो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ा रहा है, ठीक है। उसने क्या बोला कि मैं तुमसे पैसा ना बस हिस्ट्री और ज्योग्राफी का लूंगा, पॉलिटी फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा, और मेरा कोर्स जो है वो 5,000 रुपए का है, या मेरा कोर्स जो है वो 10,000 रुपए का है, या मेरा कोर्स जो है वो 20,000 रुपए का है। इस 20,000 के कोर्स में मैं सारी चीजें कवर करा दूंगा, पर पॉलिटी के पैसे नहीं ले रहा हूं आप लोगों से, पॉलिटी में फ्री में दे रहा हूं। कितनी शाणपत्ती दिखा रहे हैं। मतलब इतनी ऐसी ऐसी हरकतें भी लोग आप लोगों को करते हुए नजर आएंगे कि 2-3 सब्जेक्ट जो हैं वो कवर करा दिए, बाकी यूट्यूब पे पढ़े हुए फ्री, तो उनको उठाकर डाल दिया और बोला कि पढ़ा तो अच्छा ही रखा है, और इसी चीज को लोग खरीद भी रहे हैं। फिर आप लोग समझ रहे हैं चीज? तो मैं यही चीजें बताना चाहता हूं कि फ्री में अक्सर लोग जो है चीजों की इज्जत नहीं करते हैं। वही चीज जब यहां पर
किसी कोचिंग में आप लोगों को पेड दी जाती है अच्छे खासे पैसे लेकर, तो आप लोग फिर बोलते हो कि हाँ यार ये चीज़ें तो मतलब एक तरीके से अच्छी है, क्योंकि पैसे देकर लोगों को अच्छा लगता है। तो यही चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ। तो जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं यूट्यूब के ऊपर, मैंने आप लोगों को बताया था ना, वो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की थी कि एक रेप्यूटेड कोचिंग के जो टीचर हैं उन्होंने उनसे बाकायदा मेरी बात हुई थी, ठीक है। तो कह रहे हैं कि सर इतना अच्छा कॉन्टेंट जो है फ्री में क्यों प्रोवाइड करा रहे हो, ठीक है। क्योंकि बच्चे उनको बोल रहे हैं कि इससे अच्छा तो मतलब जो बच्चे कोचिंग ले रहे होंगे वहाँ पर वो बोल रहे हैं कि बच्चे सर ऐसा तो इससे अच्छा करंट अफेयर तो हमको फ्री में मिल जाता है, मतलब पर्टिकुलर चैनल, उन्होंने नाम भी बता दिया चैनल का वहाँ पर। तो टीचर का मेरे पास में मेल आता है, फिर हमारे नंबर एक्सचेंज होता है, मैं बातें करता हूँ उनसे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर अफोर्डेबल जो है वो होना चाहिए लोगों को, ताकि एजुकेशन और हेल्थ जो है वो प्रॉपर वे में मिल सके। पर लेकिन उस अफोर्डेबिलिटी में ये नहीं कि कहीं से उठाकर कुछ भी कचरापंथी डाल दी और फिर यहाँ पर लोगों को बेसिकली ठगना स्टार्ट कर दिया, ये सही तरीका नहीं होगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। ये चीज़ें कई बार ना अंदर से इरिटेट करती हैं कि मतलब एक तरीके से कैसे लोग कर सकते हैं बिना परमिशन के किसी का कंटेंट उठाकर ऐसे कैसे डाला जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर नजर आती है। तो इसी के ऊपर काम करने की जरूरत है। और अभी कोविड-19 के टाइम पर तो इसीलिए कहता हूँ कि अगर कुछ चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ उसके ऊपर ट्रस्ट किया करो। आप लोग रिजल्ट देखते हो ना, कितने सारे रिजल्ट आप लोग के साथ में शेयर किए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं मेहनत का रिजल्ट आता है निकल कर, जिसके पीछे आप लोग मेहनत करते हो और आप लोग सही से डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई करते हो। तो इसलिए जो मिल रहा है ना आप लोगों के पास में, जो रिसोर्सेज हैं, आप लोगों के माँ बाप जो आप लोगों को मेहनत करके ला के देते हैं, आप लोगों के पास में जो किताब है उनके ऊपर ट्रस्ट करो, किसी और के ऊपर नहीं कि वो आप लोगों के पास में लक्ष्मीकांत है वो डीडी बसु लिए बैठा है, डीडी बसु ज़्यादा अच्छी है, एक क्वेश्चन ज़्यादा कर लेगा क्या होगा। बाकी के दूसरे, अगर आप लोग एक किताब को 1000 बार पढ़ोगे और वो एक किताब जो है एक किताब डीडी बसु पढ़ ली, लक्ष्मीकांत पढ़ ली, पता नहीं क्या करके जा रहा है वो, भाई साहब लेट ही मारेगा वहाँ, लूटी लूटी करेगा उसमें पानी के, उसमें बेसिकली कीचड़ के अंदर में कुछ नहीं होने वाले उस इंसान का। तो आप लोग अपने ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट करो। इसी के साथ में कोई पर्टिकुलर दवाई बनाने में अगर ऑन एन एवरेज ये माना जाता था 10 साल लगते थे, ठीक है, अब की बार जो है यहाँ पर लेस देन 4 ईयर जो है उसको कंप्रेस करके 11 महीने कर दिया जब कोविड-19 आ गया। आप लोगों को पता है एपीजे अब्दुल कलाम सर की किताब पढ़ने के लिए मैंने आप लोगों को बोला था, उनकी तो कोई भी किताब उठा के पढ़ लो वैसे, उसमें उनके ऊपर प्रेशर डाला गया जो कईयों दिनों का काम था, मतलब एक तरीके से जो लंबा टाइम लगता है उसको उनके ऊपर इतना प्रेशर डाला गया कि उनसे वो कुछ दिन में काम करा लिया गया ताकि उनकी एफिशिएंसी को बाहर निकाल कर रखा जा सके। आप लोगों के ऊपर जब प्रेशर होता है ना किसी काम को करने का, तब आप लोग उस काम को फटाफट करते हो, पर लेकिन जब आप लोग उसको टाइम की ड्यूरेशन में नहीं बांधते हो, एक काम आप लोग करने, मान लीजिए आप लोग किताब बोलो कि लक्ष्मीकांत की किताब आप लोगों को 10 दिन में खत्म करनी है या फिर 15 दिन में खत्म करनी है, आप लोगों को उसके लिए टारगेट दिया जाए और बोला जाए आज से आप लोगों को स्टार्ट करना है, तो टारगेट में बंध कर, प्रीडिफाइंड टाइम में बंध कर आप लोग उसको काम को कंप्लीट करोगे। पर लेकिन अगर टारगेट में आप लोग नहीं बांधोगे अपने आप को, तो वो काम कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। वही किताब जो है आप लोग की 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने चलेगी, टेबल पर रखी रहेगी, धूल जम जाएगी, पर वो किताब कंप्लीट नहीं होगी। होता है ना ऐसा, क्योंकि आप लोगों ने अपने आप को प्री डिफाइन नहीं किया है। इसीलिए कहता हूं टू डू लिस्ट बनाना। टू डू लिस्ट बनाते ही आप लोग एकदम टाइम में बन जाते हो कि इस टाइम पर ये करना है और 24 घंटे में इतने घंटे सोने, इतना घंटा एक्सरसाइज, इतना घंटा काम करेंगे, तब आप लोग टाइम को ढंग से यूटिलाइज करते हो। खुद देख लो यहाँ पर कोविड-19 के टाइम में अगर हम लोग दवाई न बनाते, 10 साल लग जाते दवाई को बनाने में, और उसको सप्रेस करके 4 साल में लेकर आए और वही दवाई जो है अब 11 महीने में बन गई। क्या मानते हो इसका, है ना बात। तो यहां से डिसाइड होता है कि आप लोग गोल को कैसे लेकर चलते हो। तो इसी के दम पर यहां पर डेवलप कंट्री जो है वो फास्ट तरीके से यहां पर इन्वेस्टमेंट करके अपना काम करके निकाल कर ले गई और अपने लोगों को बूस्टर डोज दे रही है। तो डब्ल्यूएचओ को यही चीज पसंद नहीं आई और डब्ल्यूएचओ ने इसी के बारे में बोला है कि वैक्सीन जो है वो सबका अधिकार है और वैक्सीन सबको मिलना चाहिए। पर लेकिन वैक्सीन इनइक्वालिटी देखने को मिली। सबसे बड़ी बात मैं आप लोग कुछ बातें बता दूं, यहां पर रिपोर्ट के अंदर एक तो बोला गया कि वैक्सीन इनइक्वालिटी यानी कि जिन लोगों तक वैक्सीन पहुंचनी चाहिए थी उन लोगों तक नहीं पहुंची। तो काफी लार्ज स्केल पर जो इक्वालिटी चिल्लाते रहते हैं वो इक्वालिटी यहां पर नहीं थी। जहां पर वैक्सीन देखने को मिली उसके प्राइस जो है वो काफी ज्यादा हाई देखने को मिले। बहुत सारे लोग जो है उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, इसकी वजह से आप लोग यहां पर देखने को मिली। जो नॉर्मल दवाई अवेलेबल होती है फ्री मार्केट में, वो दवाई अवेलेबल नहीं थी, उस दवाई को प्रोवाइड कराया गया तो कुछ लोग ही उसको एक्सेस कर पाए, यानी कि एक्सेसिबल भी वो दवाई कई जगह आप लोगों को नहीं देखने को मिली और ना ही अफोर्डेबल देखने को मिली। वो मैंने आप लोगों को बता दिया। हेल्थ इमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए भी लोगों ने उसका पेटेंट जो है वो क्लियर नहीं किया, एक तरीके से जेनेरिक दवाई में कन्वर्ट नहीं किया, उससे लोगों ने पैसे बनाए दबाकर। यानी कि ये माना जा रहा है कि लगभग 16 बिलियन जो वैक्सीन के डोज हैं वो 141 बिलियन जो डॉलर यहां पर कमा के गए। ये बातें यहां पर बोली जा रही है। यानी कि ऐसे भी लोग आप लोगों ने देखे जिनको कोई पूछ नहीं रहा था कोविड-19 से पहले और वो करोड़पति बन गए कोविड-19 के टाइम पर, सैनिटाइजर, ये दवाइयां और हैंड वॉश पता नहीं क्या क्या बेच बेच कर। तो कहने का मतलब क्या है, ये कहते हैं कि अगर आप लोग प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी देखो तो ऐसे अपॉर्चुनिटी निकल कर आती है, किसी के लिए दिक्कत होती है तो किसी के लिए अपॉर्चुनिटी, तो ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब यहां पर यह कि इन चीजों के ऊपर काम करना जरूरी है। आप लोगों को देखने को मिलेगा
मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कुछ ही लोग जो है मैन्युफैक्चर यहाँ पर कर रहे थे, ठीक है। तो वाइडली जो सप्लाई है यहाँ पर एक दो, अपने देश में देख लो, दो चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही थी, ठीक है। दोनों जो कंपनी है उनके नाम बताइए। आप लोगों ने देखा होगा ना कोविड-19 के टाइम पर 2 डोज लगाए, किसके लगाए? कोविशील्ड थी और दूसरा क्या था बताइए जरा। तो मैक्सिमम लोगों को आप लोगों को देखने को मिलेगा 2 सप्लायर मिले हुए थे। कई सारे रीजन में, हमारी कंट्री में भी कई सारे, अगर डिस्ट्रिक्ट में आप लोग देखोगे, राज्य में देखोगे, डोज कई बार अवेलेबल नहीं थे। तो ये चीजें देखने को मिलेगी। इतना लिमिटेड इन्वेस्टमेंट यहां पर देखने को मिल रहा था कई बार, तो कि लोग जो है सोच रहे थे कैसे काम चलेगा। तो जो इम्यूनाइजेशन बोलते हैं ना, आप लोग एक चीज याद रखिएगा, हमेशा जब वैक्सीन के बारे में बात करते हैं तो वैक्सीन में एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को याद रखनी है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली बात आती है। यानी कि जो दवाइयां हैं वो प्रिवेंट करने के लिए दी जा रही है। कोविड-19 हुआ नहीं है हमको डोज दे दिए गए। तो वैक्सीन का मतलब होता है कि ऐसी दवाइयां जो कि आप लोगों को बीमार होने से पहले आप लोगों का इम्यून सिस्टम डेवलप करने के लिए दी जाती हैं, उनको वैक्सीन बोलते हैं। और जो मेडिसिन होती हैं वो तब दी जाती हैं जब आप लोग बीमार फील करते हैं, उस टाइम पर क्योर करने के लिए दी जाती है, ठीक है। तो यानी कि प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन दी जाती है और क्योर करने के लिए मेडिसिन दी जाती है, जिसलिए कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योंकि बीमार हो जाओगे तो फिर उसकी कोई, उन्हें कहते हैं कि आसपास आप लोग उसको कैसे देखोगे कि हाँ ये तो अब चक्कर चल गया, अब क्या करना है, अब तो इलाज ही करवाना पड़ेगा। तो इम्यूनाइजेशन एजेंडा भी है वैसे देखा जाए 2030 तक का, कि कैसे ग्लोबल लेवल पर हम लोग को हेल्थ को सही तरीके से लेकर चलना है, पर लेकिन चीजें जो है उस लेवल पर नहीं चल पाती हैं। इसमें कई सारी बातें बोली गई हैं। ये जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है इससे बहुत सारी बातें भी बताई गई हैं, जैसे कि गवर्नमेंट जो है उनको प्रॉपर प्लान करना चाहिए, जैसे कि गवर्नमेंट जो है उनको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसी के साथ में प्लानिंग करनी चाहिए, इसी के साथ में वैक्सीन डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर पूरा फोकस करना चाहिए। और नेक्स्ट यहाँ पर रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दो को पकड़ा दिया और वो दबाकर पैसे कमा रहे हैं। कॉम्पिटिशन का माहौल बनाना चाहिए, ठीक है। इंडस्ट्री को क्या करना चाहिए, ये तो गवर्नमेंट हो गया। इंडस्ट्री को भी यहाँ पर प्राइवेट वाले आ रहे हैं तो उनको प्रायोरिटी पे रखना है। WHO किस एरिया पर फोकस कर रहा है उसके लिए दवाइयां बनाई जाए, ठीक है। दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन करने में ट्रांसपेरेंसी रहे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाए। ऐसा नहीं कि मुझे ये चीज पता चल गई बस मैं अपने पास रखूं, ये बिल्कुल ऐसे ही है। आप लोगों को बताऊं, अभी कुछ दिनों पहले अभी एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर मैं आपके लेक्चर देखता था और मैंने वो लेक्चर जो है वो एक ऐसे बच्चे को शेयर किए थे जिसके पास में बिल्कुल भी पैसे मतलब एक तरीके से खरीदने का कोई भी ऐसा पैसा नहीं था। मैंने उसको किताब प्रोवाइड कराई, आपके लेक्चर प्रोवाइड कराए। सर वो बच्चा जो है अभी टेस्ट चल रहे हैं उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। यानी कि उसके पास में बस रिसोर्सेज नहीं थे। तो यानी कि आप लोगों के पास में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोग दूसरों तक शेयर कर सकते हैं और उसमें आप लोग कुछ नहीं जा रहा है, उसमें भी शेयर करने से लोग नहीं करते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? ये कैसी आदत है, मेरी समझ में तो आती नहीं है यार। मैंने कभी आदत सीखी नहीं है, क्योंकि अक्सर गांव में ऐसा है, मैंने आप लोगों को बताया भी था, ऐसा नहीं से खेतों में रोटी भी लेकर जाया करते तो लोगों से पूछते रहते हैं और ताऊ रोटी खा ले, ठीक है। तो इसका मतलब खाना खा लो, एक तो ये टोकने वाली जो आदत होती है कि हाँ हम यूज़ करना है तुम भी कर लो, तो ये वाली चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें यार आप लोगों को बेसिकली अपने जो कल्चर जहाँ से निकल कर आते हैं वहाँ से सीखने को मिलती है। तो कोशिश क्या करो जो चीज़ें आप लोगों के पास में है आप लोग यूज़ नहीं कर रहे हो या फिर आप लोगों को शेयर करने से कुछ बिगड़ नहीं रहा है, आप लोगों की कोई सेहत पर, आप लोगों की हेल्थ पर, कोई आप लोगों की मनी पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो वो दूसरों के साथ में शेयर कर दिया करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही लेक्चर, किसी भी लेक्चर को अगर आप लोग देखो यूट्यूब पर कहीं पर भी, तो उनको अगर लगे कि फायदेमंद है, किसी का फायदा कर सकते हैं, तो उसको वो लेक्चर जरूर पहुंचा दिया करो, या फिर वो वीडियो जो भी आप लोगों को लगे, या फिर वो सामान कोई भी ऐसा हो, ठीक है। बाकी बात करें तो यहाँ पर ये तो चीज़ें हो गई। नेक्स्ट यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारे काम ऐसे होते हैं कि ना तो अकेले गवर्नमेंट कर पाती है ना इंडस्ट्री कर पाती है, तो गवर्नमेंट और इंडस्ट्री को भी मिलकर यहाँ पर काम करना चाहिए, पार्टनरशिप करनी चाहिए, ताकि जो टारगेट है, यानी कि हमारा टारगेट है 2030 तक लोगों को इम्यूनाइजेशन कराना, ताकि आगे कोई बीमारी आए तो उसको रोका जा सके। तो इसमें भी मिलकर काम करना पड़ेगा। एक देश के बस की बात नहीं है और एक सरकार के भी बस की बात नहीं है। अगर ये काम आप लोगों को करना है तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो यहाँ से चीज़ें निकल कर आ रही हैं, वरना दिक्कतें देखने को मिलेगी बहुत सारी, और इसके चलते सोल्यूशन भी नहीं निकल पाएगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं यार जिसके ऊपर काम करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी का अगर आप लोग समझ सकते हैं एक तरीके से कहीं ना कहीं अगर बात करें तो बहुत सारी, जैसे मैंने आप लोगों को जो बातें बताई हैं, कुछ और स्क्रीनशॉट आप लोगों के सामने हैं जो कि आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये बताया गया कि वॉल्यूम और वैल्यू बाय द रीजन, यानी कि कोविड-19 से रिलेटेड यहाँ पर अफ्रीका के अंदर, अमेरिका के अंदर अलग अलग रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या क्या यहाँ पर वॉल्यूम है और क्या क्या वैल्यू है। यानी कि एक तरीके से यहाँ पर कोविड-19 के बारे में बात की जा रही है, और या एक्सक्लूडिंग कोविड-19 के बारे में बात की जा रही है कि क्या क्या इंपैक्ट अलग अलग रीजन पर देखने को मिलता है। अभी कोविड-19 के टाइम पर एजुकेशन देखा आप लोगों ने, जिनके घर में पैसा था उन्होंने अच्छी एजुकेशन दे ली, जिनके घर में नहीं था वो क्या कर पाए, तो ऐसे समझ सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक बॉडी भी आप लोगों की तैयार हो जा रही है जिससे आप लोग समझ सकते हैं। तो स्टैब्लिश की गई थी 7 अप्रैल 1948 में, जनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छी बात यहाँ पर यह कि 6 रीजनल ऑफिस है इसमें, यानी कि अलग अलग रीजन में, और इंडिया भी एक पार्ट है। बाकी यहाँ पर कोंगो, डेनमार्क, इजिप्ट, फिलीपीन और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका,
ये रिपोर्ट है जिसके द्वारा पब्लिश की जाती है वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, वर्ल्ड विजन रिपोर्ट, एम्बियंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट, वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हियरिंग, ये इसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। और वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। और यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो ग्रुप है उसका ये पार्ट है, दुनिया में हेल्थ पर कैसे फोकस करना है वो काम रहता है, 7 अप्रैल 1948 में बनाया गया था। तो ये बेसिक ये इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग समझ सकते हैं, कंफ्यूज आना नहीं है। हिंदी और इंग्लिश में आप लोग अगर हिंदी भाषी हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि पिक्चर तो यार मेरे बस की बात नहीं है कि मैं उसको हिंदी में कन्वर्ट कर पाऊँ, पर लेकिन जो लिखा हुआ रहता है वो डेटा अक्सर आप लोगों को जो है वो हिंदी में देखने को मिल जाते हैं। तो जो जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं सारी पीपीटी में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, उसको जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है, ताकि आप लोग कोई भी डाउट देखने को न मिले। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आप लोग देख सकते हैं। ओके, बाकी पिक्चर में जो लिखा रहता है वो तो यार मतलब उसमें क्या ही कर पाऊंगा मैं, ठीक है। तो जितना होता है उतना आप लोगों को मिलेगा, अच्छे से आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक से कोविड-19 से रिलेटेड बोला गया कि व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड वैक्सीन डेवलपमेंट। मैंने आप लोग जो स्टेजेस बताई थी ना, कई बार आप लोग स्टेजेस पढ़ा रखे हैं कि ये स्टेजेस होती हैं वैक्सीन को डेवलप करने की, उसी के बारे में बता रखा है। हाउ डू वैक्सीन वर्क, कैसे वर्क करती है वैक्सीन। तो वैक्सीन आप लोगों के इम्यून सिस्टम को डेवलप करने का काम करती है, यानी कि कोविड-19 की बीमारी इससे पहले कि आप लोगों के शरीर में अपने आप आए, उसका छोटा सा वायरस, मरा हुआ वायरस या फिर बहुत ही डायल्यूटेड वायरस आप लोगों की बॉडी में डाला जाता है, ताकि कल को जब वो नया वायरस आए आप लोगों का बॉडी जो है पहले से ही तैयार रहे कि हाँ अब आने वाला है, तो आप लोग उसके साथ में आप लोगों का शरीर लड़ने के लिए तैयार रहेगा। थोड़ा सा और इजी भाषा में समझाने के लिए बोलो, अगर जैसे पता है आप लोग बिहार के एक ऐसे रीजन में आते हैं जहां पर बाढ़ आने वाली है और गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि भाई साहब 4 दिन बाद बाढ़ आने वाली है, तो आप लोग सतर्क हो जाओगे कि बाढ़ आएगी, तो इतनी आएगी तो कम से कम झेल लेंगे, ऐसा ऐसे सामान अपना समेट लिया, आप लोग सतर्क रहोगे। अब बाढ़ जो है उतना नुकसान आप लोगों को नहीं पहुंचा पाएगी जितना आप लोग रात को सो रहे थे और पता चला बाढ़ आ गई, तो वो वाली कंडीशन है। तो एक तरीके से यहाँ पर वैक्सीन बिल्कुल वही काम करती है कि पहले आप लोगों को चेतावनी दे देती है कि ये बीमारी आ सकती है, आप लोगों का शरीर उसको तैयार कर लेता है। बोला गया कि व्हाट अप्रोच वर अडॉप्ट बाय द इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चर टू प्रोड्यूस द कोविड-19 वैक्सीन। तो ये सारी चीजें जो हैं आप लोगों से डिस्कस की जा चुकी हैं। वैक्सीन जो है वो कैसे मैन्युफैक्चर की जा रही है, ये थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक था, पूरी साल न्यूज में रहा, तो इसका आंसर भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन था डायरेक्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इवन 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया वो भी थोड़ा सा आप लोगों से इसी पैटर्न में आप लोगों से पूछ लिया गया कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में। सीरम इंस्टीट्यूट हमारे देश में, जो कि यहाँ पर सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग जो हब माना गया था, उसने कोविशील्ड जो वैक्सीन बनाई वो mRNA प्लेटफॉर्म के बेस पर बनाई। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, ठीक है। जबकि ये न्यूज़पेपर में इतनी बार आया, मैंने आप लोगों को बताया ये mRNA नहीं है, मैसेंजर जो है बेसिकली वर्ड यूज किया जा रहा है, ये mRNA नहीं था यहाँ पर, ये वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म के थ्रू बेसिकली यहाँ पर प्रिपेयर की गई थी, ठीक है। इसी के साथ में स्पुतनिक जो है वैक्सीन मैन्युफैक्चर यूज करे थे वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म, और कोवैक्सीन जो है यहाँ पर ये पैथोजन बेस्ड वैक्सीन यहाँ पर यूज करे थे। तो ये अलग अलग पैटर्न में दवाइयाँ बनाई जा रही थी। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 2 2 3 1 1 3 1 through 4। तो आंसर क्या था, आंसर यहाँ पर बी था। तो यानी कि जो रेगुलर आप लोगों की चीजें आती हैं उसमें इस तरीके से भी क्वेश्चन आप लोग के बनते हैं, तो माइंड में क्लैरिटी रहेगी, तो आप लोग कंफ्यूजन में नहीं आ पाओगे। तो बड़ा ही प्यारा सा ये आर्टिकल था, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सारी चीजें देख ली, बेसिक आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दिया, रिपोर्ट के बारे में बता दिया, आप लोगों को आंसर राइटिंग का क्वेश्चन हो गया, प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो गया, एक पर्टिकुलर जो WHO है उसके बारे में बता दिया, उसकी क्या क्या रिपोर्ट्स प्रस्तुत की जाती हैं। तो सारी चीजें आप लोगों के सामने, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फीडबैक दे दिया करो, फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहता है पूछ लिया करो कि सर ये दिक्कत है, इसको बता दो, तो उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से चीजें तैयार करनी है। कोविड-19 के टाइम पर आप लोगों ने एक चीज़ फील की होगी कि हेल्थ केयर सिस्टम जो है उसकी कमियां और खामियां भी देखने को मिली, और कितना सपोर्टिव है वो भी देखने को मिला। अभी यहाँ पर केरला सरकार ने यहाँ पर एक पर्टिकुलर जिसको बोलते हैं केरला में हेल्थ केयर के नाम पर, यहाँ पर इसको बोला जा रहा है बेसिकली केरला हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल एंड हेल्थ केयर सर्विस इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस एंड द डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये इसके अंदर में अमेंडमेंट करके जो पेनल्टी है वो बढ़ा दी है, यानी कि कोई अगर प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, यहाँ पर कुछ गलत दिखते हैं, किसी के जान पहचान वाले की डेथ हो गई तो पूरे हॉस्पिटल में जो है तोड़फोड़ मचा दी, तो यहाँ पर 3 साल तक की तो सज़ा हो सकती है, और इसी के साथ में 50,000 तक का जो है फाइन हो सकता है। ये इनिशियल है, ये आगे चलकर अगर कोई हरकतें करता है, एक तरीके से यहाँ पर हेल्थ प्रोफेशनल को कोई नुकसान पहुँचाता है, उनको इंजरी करता है, तो ये और भी ज़्यादा हो सकती है, और ज़्यादा तगड़ा फाइन हो सकता है, ताकि यहाँ पर इस तरह की हरकतों को रोका जा सके और हेल्थ केयर सिस्टम को दुरुस्त किया जा सके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
केरला ने ऐसा काम क्यों किया? आप लोगों को पता है संविधान के अंदर जाओगे आप लोग 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। उसके अंदर जब आप लोग जाकर झाँकोगे तो हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है, ठीक है, तो ये याद रखना। CEIR यानी कि सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर सिस्टम लॉन्च कर दिया गया अक्रॉस द इंडिया, तो इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा, तो ये एक अच्छी बात है। इसी के साथ में यूनियन मिनिस्टर हरदीप एस पुरी जो है उनके द्वारा लॉन्च किया गया मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर, यानी कि एक तरीके से आप लोग जिस शहर में रहते हैं अगर वो स्वच्छ रहे तो कैसा रहेगा, तो ये ध्यान दिया गया यहाँ पर इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पर एक तरीके से सिटी को स्वच्छ करने की बात की जा रही है, इससे बीमारियाँ भी बहुत कम लगती हुई नजर आएगी। इंडिया रेलवे प्लानिंग कर रही है यहाँ पर किसके लिए, ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट सिस्टम आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। जैसे आप लोग मेट्रो में नहीं जाते हो, आप लोगों को हर जगह डिज़ाइन दिखे मिलते हैं, मैप देखने को मिलते हैं, एरो लगे होते हैं, कलर कोडिंग रहती है, कई सारी इस तरीके की डिपिक्शन आप लोगों को देखने को मिलती है, जिससे कि आप लोग आसानी से जहाँ पर आप लोग जाना चाहते हैं वहाँ पर आसानी से पहुँच जाते हैं, तो इसको बोलते हैं साइनेज सिस्टम, ठीक है। तो बेटर तरीके का साइनेज सिस्टम इस्तेमाल करने की बात की जा रही है इंडियन रेलवे के द्वारा, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ अभी आप लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है। तो साइनेज सिस्टम को बेटर किया जाएगा ताकि पैसेंजर जो है वो उसको आसानी से चीज़ों को ढंग से लेकर चला जा सके, तो ये रेलवे की प्लानिंग है। वन स्टॉप सेंटर फॉर जीरो वेस्टेज ये लॉन्च किया गया सिटीज़ अक्रॉस द कंट्री, ताकि वेस्टेज को जो है वो रोका जा सके। तो कहीं ना कहीं वेस्टेज जो है वो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम निकाल के लाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीटली खाते भी नहीं है, खाना पीना भी हम लोग बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ रहते हैं, तो उसको कैसे टैकल करना है उसके ऊपर फोकस है, ठीक है। इन्वायरमेंट के बारे में बात करें तो 5 नए चीता को ऐड करने की बात की जा रही है कुनू नेशनल पार्क के अंदर में मॉनसून से पहले। कितने अभी ऐड किए गए थे 2 देश से और कौन कौन से देश से लाया गया था ये आप लोगों को बताना है। 3rd चीता की डेथ अभी हो गई है जो कि फीमेल है, जिसका नाम रखा गया था यहाँ पर दक्षा। ये बोला गया कि अनदर चीता के द्वारा उनको इंजर्ड किया गया, आपस में ही लड़े, उसकी वजह से यहाँ पर डेथ हो गई। माना यह जाता है कहीं पर जब कोई जानवर लेकर आते हैं तो 50% से ज़्यादा जो है उनके चांसेस माने जाते हैं कि इनकी डेथ होगी, ठीक है, ये मानकर चलते हैं ऑलरेडी। यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जो है उनके द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया मेरी लाइफ, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने इशू किया है 4th हीट वेव अलर्ट 4, जो कि यहाँ पर कौन रीजन के लिए। देखिए अगर बात करें यहाँ पर हीट सिस्टम के बारे में, जैसे जैसे गर्मी आती है तो ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इसका रीज़न कहीं ना कहीं दोनों ही होता है, इन्वायरमेंट भी होता है और मैन मेड एक्टिविटीज़ भी होती है, तो इसलिए ज़रूरी है कि इसको पहले से अलर्ट अगर इशू कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो थोड़े से सतर्क हो जाते हैं, ठीक है। और जो कोंकण रेंज बोली गई है इसका मतलब क्या होता है कोंकण रेंज, तो यहाँ पर बात की जा रही है वेस्टर्न घाट के बारे में, ठीक है। वेस्टर्न घाट में कोंकण रेंज जब शब्द यूज़ किया जाता है तो आप लोगों को ये बताना है कि कौन कौन सा रीजन नॉर्मली यहाँ पर आता है, ठीक है। तो देखता हूँ कौन कौन यहाँ पर इसको बताता है, अपने ही देश के मैप के बारे में बात कर रहा हूँ। साइक्लोन मोचा जो है इसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही है वेस्टर्न साइड में, खासकर अगर बात करें यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है वो भी डिस्टर्ब हो गया। वेस्टर्न म्यांमार के अंदर में 700 के करीब लोग जो हैं वो इंजर्ड हो गए हैं, तो म्यांमार में वैसे ही दिक्कत है, ये और नई दिक्कत अभी देखने को मिल रही है, तो ये याद रख सकते हैं। इंटरेस्टिंग है यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों के लिए जैसे बन सकता है, बात की जा रही है 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम किसके साथ में मिलकर इंडिया ने लॉन्च किया। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा तो इंडिया और बांग्लादेश के साथ में, ठीक है। अगर बात करें रिलीजियस फ्रीडम की जो एनुअल रिपोर्ट है कौन प्रस्तुत करता है, तो यूएसए प्रस्तुत किया जाता है। तो हमारे देश में बोला जा रहा है कि वायलेंस जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर ये गलत चीज़ है रिलीजन को लेकर, क्योंकि फंडामेंटल राइट में भी जब जाते हैं पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है, तो उसमें रिलीजन अपना अपना फॉलो कर सकते हैं। अभी तक केरला स्टोरी आप लोगों को देखने को मिली, उसकी वजह से भी कई सारे इश्यूज निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर रिलीजन को गलत तरीके से डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है। खासकर हिंदू रिलीजन के बारे में अगर बात करें, उसकी नेगेटिविटी जो है वो बार बार वहाँ पर बताई गई है। ये कई सारे लोगों ने अभी यहाँ पर इसके बारे में प्रोटेस्ट भी किया, ठीक है। यानी कि एक तरीके से एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन के लोग के बारे में नेगेटिविटी फैला रहे हैं, ये चीज़ें, और ये किसी भी रिलीजन के लिए सही नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो एक गलत चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है, क्योंकि हर एक इंसान का इंडिविजुअल उसको अपनी लाइफ एंजॉय करने का हक है। पहली डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट यहाँ भुवनेश्वर से दुबई के साथ में कनेक्ट की जा रही है, तो उड़ीसा से सीधा दुबई पहुँच सकते हैं आप लोग, ठीक है। चाइना ने लॉन्च किया नया सिस्टम जिसमें मैरिज और चाइल्ड बियरिंग के बारे में बात की जाएगी। चाइना के जो लोग हैं वो बेसिकली अभी यहाँ पर हम लोग चाइना से आगे निकल गए पॉपुलेशन में, तो चाइना को इसका धक्का लगा। उसने बोला कि पॉपुलेशन ज़्यादा हुई है पर स्किल्ड पॉपुलेशन हमारे पास में ज़्यादा है, तो ऐसी ऐसी बातें चाइना के द्वारा यहाँ पर बोली गई, ठीक है। तो वो चाह रहे हैं कि फिर से आगे निकलना, देखते हैं कितना सक्सेस हो पाते हैं, क्या लगता है निकलेंगे आगे। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 2023 ये ऑब्जर्व किया गया 15 मई को। फैमिलीज सिस्टम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक बच्चे को एक सही डायरेक्शन देने के लिए, इसलिए इसको सेलिब्रेट करना भी बनता है।
कुछ गेम से रिलेटेड न्यूज़ है यहाँ पर। सरबजोत सिंह और इसी के साथ में टीएस देविया, उनके द्वारा वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो कि सर्बिया में थी, मिक्स पिस्टल में गोल्ड जीता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो दोनों इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पर डायरेक्ट नाम जो है आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसी के साथ में इंडियन शूटर के द्वारा मेडल जीता गया यहाँ पर IFS जो वर्ल्ड कप था 2023। तो यहाँ पर ये है जिनका नाम है हृदय हजारिका, ठीक है। और इसी के साथ में नैन्सी मल्होत्रा, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर पूछे तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बात करें, इंडिया के द्वारा नॉकआउट बात की जा रही है यहाँ बेस एक मतलब बाहर निकल गए हम यहाँ पर। यह सुदीर्मन कप बैडमिंटन का होता है। तो इसमें क्वेश्चन का नाम पूछा जाता है कई बार, कौन सी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है। बार्सिलोना ने क्लेम किया 27th जो यहाँ पर ला लीगा टाइटल फर्स्ट 4 साल के बाद में। तो ये छोटी छोटी कुछ न्यूज़ आप लोग देखेगा, पर इंडिया से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो जरूर याद रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं कौन बनेगा छोटू करोड़पति के बारे में। विच सिटी इज होस्ट ऑफ द क्वाड समिट 2023? टोक्यो, सिडनी, ये वॉशिंगटन या फिर न्यू दिल्ली? तो आप लोगों को बताना है, देखता हूँ कौन बताता है। इसी के साथ में कौन सी कंपनी के द्वारा अभी रिसेंटली अपग्रेड किया गया स्टेटस नवरत्ना, जो कि यहाँ पर सेंट्रल PSU है 2023 में? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत डायनामिक लिमिटेड, कोल इंडिया या फिर रेल विकास निगम लिमिटेड? आप लोग क्या लगता है कौन सा होगा, बताइए जरा। इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया NET 0 इनोवेशन वर्चुअल सेंटर अभी यहाँ पर किस कंट्री के लिए? USA, ऑस्ट्रेलिया, UK या फ्रांस? सोचने वाली बात है, इंडिया ने लॉन्च किया है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है विच मिनिस्ट्री लॉन्च द सिटी ब्यूटी कैंपेन पोर्टल, कल्चर, टूरिज्म, हाउसिंग या फिर स्किल? लगता कौन सी होगी यहाँ पर, इनमें से कौन सी आएगी, मतलब मिनिस्ट्री कौन सी आप लोगों को लग रही है? CSET का क्वेश्चन अटैम्प्ट करो आप लोग यहाँ पर, तो अच्छे से आप लोग यहाँ पर चीज़ों को कर पाओगे। और कई सारे बच्चे बार बार पूछ रहे सर CSET के लिए भी अलग से, उसमें मतलब एक तो है कि चलो फुल कोर्स हो गया, CSET के लिए अलग से कोर्स आएगा। जी हाँ, CSET के लिए भी अलग से डाल देंगे उसको कोर्स को, ताकि जो ओनली चाहते हैं CSET लेना तो CSET ले सके, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को CSET में प्रॉब्लम रहती है। और CSET में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ, नॉर्मली CSET में लोग क्या कवर करते हैं, वो करा देते हैं जैसे कि अपना एप्टीट्यूड करा दिया और इसी के साथ में कॉम्प्रीहेंशन कवर करा दिया। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर आप लोगों को बेसिक इंग्लिश भी पूरी कवर कराई जाएगी। जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम है उसको इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग कराई जाएगी। तो स्टार्टिंग से ही लेक्चर यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी कि यहाँ तक नहीं छोड़ा जाएगा। ओनली जिसकी इंग्लिश पर पकड़ नहीं है तो उसको इंग्लिश की बेसिक भी उसके सारे क्लियर कराए जाएंगे, ताकि किसी और भी एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो वो चीज़ें आप लोग कंप्लीट कर सकें। तो CSET के लिए अलग से एक मतलब कोर्स रहेगा जिसमें आप लोगों को कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट मैथ और इसी के साथ में कॉम्प्रीहेंशन वाला पोर्शन, 3 टीचर इसमें लगने वाले हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो तीनों के तीनों टीचर जो है अपना अपना पोर्शन कवर करेंगे अच्छे से, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं, बात की जा रही है नंदा लेक के बारे में। तो नंदा लेक ये कहाँ पर है, क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि रिसेंटली अभी इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया तो अगस्त के महीने में 2022 में। तो क्वेश्चन पूछा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो रामसर साइट लोकेटेड है गोवा के अंदर में, फर्स्ट एंड द ओनली रामसर साइट है गोवा के अंदर में, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये, ठीक है। इसी के साथ में नंदा लेक जो है ये कनेक्टेड है किसके साथ में, ये है बेसिकली एक पर देखिए क्या होता है, कई बार जैसे कोई लेक होती है, ठीक है, आप लोग वैसे तो पढ़ लेते हो हाँ यार ये लेक है, पर लेकिन लेक में पानी आता कहाँ से है, तो किसी न किसी रिवर के साथ में आप लोग कनेक्टेड नजर आती है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जब भी किसी लेक के बारे में पढ़ो तो उससे रिलेटेड जो रिवर है वो कम से कम आप लोग को जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जुआरी रिवर है ये पर्टिकुलर, अगर इसके साथ में कनेक्टिविटी की बात करें, बाकी कई सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, इसके बारे में हल्का सा लिख दिया है, पर लेकिन ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, ठीक है। इसी के साथ में और रामसर साइट के बारे में बात करें तो आप लोगों के सामने है, इनको भी आप लोग एक बार को नजर में को निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं, क्वाड की जो मीटिंग होगी वो आप लोगों को सिडनी में देखने को मिलेगी, और सिडनी कहां पर है, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। 24 मई को यहाँ पर ये आप लोगों को नजर आएगी। बाकी इसके बारे में और कई सारी बातें आएंगी तो डिस्कस करेंगे, क्वाड में कौन कौन है ये बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो है ऑस्ट्रेलिया जो है होस्ट करेगा क्वाड की मीटिंग। लास्ट मीटिंग कहाँ हुई थी बताइए जरा। इसी के साथ में यहाँ पर कौन सी कंपनी जो है अभी यहाँ पर मैंने डिस्कस भी किया था, रेल विकास निगम लिमिटेड, ये नवरत्न की कैटेगरी में आ गई है, ठीक है। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अभी स्टेटस जो है इसका अपग्रेड किया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसी के साथ में इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया NET 0, ये इनोवेशन वर्चुअल सेंटर किन सी कंट्री, एक विद कौन सी कंट्री के साथ में, तो यहाँ पर यूके के साथ में, इंडिया और यूके की बात की जा रही है। तो इनोवेशन की बात की जा रही है, तो मिलकर काम करेंगे यहाँ पर, अच्छी बात है, प्रोग्रेसिव थॉट के साथ में। नेक्स्ट यहाँ पर सिटी ब्यूटी कैंपेन किसका होगा, भाई साहब जो सिटी वाली मिनिस्ट्री है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर।
तो कौन है इसके मिनिस्टर बताइए, बहुत ज़्यादा कई बार न्यूज़ में रहते हैं। लोगों को एक्सेसिबल होना चाहिए, एमिनिटीज़ ढंग से मिलनी चाहिए और सुंदर भी होनी चाहिए सिटी, तभी जाकर लोग इंजॉय करते हैं। आप लोगों को बोलूँ अपनी सिटी को छोड़कर कौन सी ऐसी सिटी है जहाँ पर आप लोग रहना पसंद करोगे, ठीक है। तो मुझे तो 2 सिटी मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए 2 मतलब जैसे कि मैं पहले चंडीगढ़ विजिट किया था एक बार, ठीक है, एक बार क्या मतलब कई बार कर चुका हूँ। चंडीगढ़ मुझे बड़ी प्यारी लगी, मतलब एक तरीके से वन ऑफ द फेवरेट स्पॉट मुझे एक तरीके से अगर पूछा जाए ना, एक तरीके से वैसे सुंदरता के मामले में चौड़ी चौड़ी सड़कें बिल्कुल वेल डिफाइंड तरीके से जो किया गया है, ठीक है। तो चंडीगढ़ आप लोगों को देखने को मिले। रिसेंटली अभी मैंने जैसे विजिट किया था अहमदाबाद में, तो वही मुझे बहुत प्यारी सिटी लगी थी। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मैं और जगह मतलब जो मैं विजिट किया हूँ मैं अभी आप लोगों को वो बता रहा हूँ, आगे चल के कहीं और विजिट करेंगे तो फिर वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। अभी जहाँ विजिट किया हूँ मेनली उसके बारे में। वैसे जयपुर भी काफ़ी प्यारी सिटी है, जयपुर विजिट किया था, ठीक है। अलवर गया था, जैसे जयपुर में मेरा राजस्थान पीसीएस का मेंस था, उस टाइम पे मैंने देखी थी, ठीक है। अलवर में तो मैं कई बार जा चुका हूँ, कई बार पहले पेपर देने गए थे, तो उस टाइम पे अलवर में विजिट किया था कई बार। तो बहुत सारी ऐसी हैं, मतलब प्यारी प्यारी सिटी है, पर लेकिन हाँ वो ये कि सारी विजिट नहीं किया, जितनी किया उसके बेसिस पर बता रहा हूँ। कभी ये बोलोगे सर हमारी में आओ, कभी लखनऊ गया था मैं, ठीक है, तो लखनऊ बड़ी प्यारी सिटी लगी, ठीक है। इसी के साथ में अभी मतलब और भी कई सारी सिटी हैं, जैसे कि पुणे हो गया, बेंगलुरु हो गया, तो मतलब ये भी प्यारी प्यारी सिटी है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में मेरा मन है जाने का, तो वहाँ जाएंगे तो कभी बताएंगे। आइए अब आप लोगों का फेवरेट सेक्शन जो कि वोकैबुलरी है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कई बार डायरेक्ट आप लोगों से यहाँ पर एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छा आंसर लिखेंगे, अच्छे शब्द आप लोगों के पास में होंगे, ठीक है। तो एक एक कर इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म जरूर किया करो और जो करते हैं उनसे सीखा करो, ठीक है। बात की जा रही है यहाँ पर बुगैल के बारे में, इसको बोलते हैं मोहना, किसी को आकर्षित करना अपनी ओर, ठीक है। यानी कि नहीं कहते कि वाह कितना सुंदर कोई चीज़ है, वस्तु है या फिर कोई इंसान, कुछ भी आप लोग बोले जो कि आपका अपना जो आपका अटेंशन है अपनी ओर आकर्षित कर ले, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है स्टडी के बारे में, तो ये होता है तगड़ा। तगड़ा मतलब एक तरीके से ना कोई ताकतवर बोल सकते हैं, तो ये शब्द कई बार यूज किया जाता है। स्टड नहीं बोलते हैं कई बार, तो उसी के साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, हालांकि वो थोड़ा सा डिफरेंट शब्द हो जाता है अलग तरीके से। उसको ज़्यादातर नेगेटिव सेंस में ज़्यादा यूज किया है, नहीं सेक्चुअली एक्टिव जो पर्सन होता है कि स्टड बना घूम रहा है, ठीक है। वैसे कई बार यहाँ पर बोल देते हैं कि एक हैंडसम मैन को भी बोल सकते हैं, कई सारे आप लोगों को वहाँ पर सिनोनिम्स देखने को मिलते हैं, तो एक मतलब नहीं होता एक चीज़ का, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट शब्द जो है आप लोगों के सामने यहाँ पर ये ओस्ट्रिसिज्म, ये है समाज से निकाल देना, बहिष्कृत कर देना, सोसाइटी से बाहर फेंक देना निकाल के। पुराने टाइम पे बहुत हुआ करता था ये, अभी फिलहाल इसके बारे में कहीं आप लोगों को न्यूज़पेपर वगैरह में सुनने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सरमाइस, इसका मतलब है अंदाजा लगाना, यानी किसी चीज़ के बारे में आप लोग संदेह रहता है कि अच्छा ये ऐसा हो सकता है, नहीं ऐसा होगा, प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर कितना आएगा, इस तरीके से कई बार आप लोग सोचते रहते हैं, ठीक है। तो ये इसको यहाँ पर ये शब्द आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये शब्द सारे अंदाजा लगाना किसके बेस पर होता है, कहते हैं कैलकुलेशन करके गया था बंदा, कैलकुलेशन नहीं होता वो प्रैक्टिस करके गया था बंदा, ठीक है। तो कैलकुलेशन भी वही इंसान कर पाता है जो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाता है, तो ये याद रखना, प्रैक्टिस से ही कैलकुलेशन अच्छी होती है। नेक्स्ट शब्द आप लोगों के सामने है, ये है डिस्क्राई, यानी कि पता लगाना, किसी चीज़ का नोटिस करना, अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पर, यार मैंने देखा ही नहीं था, ऐसा कुछ चल रहा है। या फिर कई सारे इग्नोरेंट पर्सन रहते हैं, कुछ भी होता रहे उनको ध्यान ही नहीं देना है, तो दोनों तरह की कैटेगरी आप लोगों को देखने को मिलती है, तो ये आप लोग इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई भी डाउट हो तो बता देना। बाकी इसी के साथ में कैसा लगा लेक्चर जरूर बताना। एनडीए सीडीएस के बारे में अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसके बारे में याद रखिएगा, आज फॉर्म आ जाएगा तो उसको आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। और इसी के साथ में क्लासेस जो हैं वो 22 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी आप लोग ये, ठीक है। तो 22 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होंगी, जिसमें इंग्लिश भी होगा, मैथ्स का पूरा सेक्शन होगा, पूरा डिटेल में आप लोगों के लिए डेमो वीडियो भी डाल दिया गया है। कई सारे टीचर ने अपने अपने डेमो डाल दिए वहाँ पर, तो आप लोग जाकर उनको देख सकते हैं। और उसी तरीके से आप लोग का यूपीएससी का बैच याद रखेगा 15 जून से स्टार्ट होगा वो, ठीक है। तो उसमें जो जो चीज़ें हैं वो सारी उसके कोर्स के नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग जाकर उसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। और इसी के साथ में जैसा मैंने बताया हेल्प चैट पर भी जाकर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। उसके अंदर में आप लोगों को सीसेट भी देखने को मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगी, एथिक्स भी देखने को मिलेगा। उसी के साथ में आप लोगों को पूरा कंप्लीट जो कोर्स है आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिलेगा, प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो वो इस तरीके से पूरा कोर्स डिज़ाइन होगा। लगभग आप लोगों का 1.5 साल तक चलने वाला कोर्स होगा, यानी कि जो मेंस होगा आप लोगों का, तो मेंस तक आप लोगों का कोर्स हो रहने वाला है, ठीक है। तो उसको आप लोग कंप्लीट अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, यानी कि कंप्लीट एक पूरी स्टडी पैकेज आप लोगों को वहाँ पर नजर आएगा, ओके। तो बाकी कोई भी डाउट हो तो बताना, फीडबैक जरूर देना। पीडीएफ दोनों जगह से डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, एप्लीकेशन से भी और टेलीग्राम से भी, सब जगह मिल जाती है। इसी के साथ में यहाँ पर अपना रिवीजन करते रहिए अच्छे से, और जो टेस्ट होता है डेली शाम को 5 बजे एप्लीकेशन पर, उसको जरूर अटेंड करा करो, ठीक है। आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहेगी अच्छे वाली।